गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेटेड के एपिसोड 105 के साथ हाजिर हूं। लास्ट एपिसोड के एंड पे ऊपर हमने देखा था लिटिल आंटी पैलेस के ऊपर से छलांग लगा देती है और कहती है अगर मैं यहाँ पर मर जाऊंगा तो ये सारा मसला हल हो जाएगा, मेरी वजह से किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। जाओची बड़ी स्पीड के साथ आगे बढ़ता है, लिटिल आंटी को कैच कर लेता है, वो उसकी जान बचा लेता है, लेकिन साथ ही वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि लिटिल आंटी नीचे गिरने की वजह से बेहोश हो चुकी है। जाओची कहता है अब मैं हीमली बर्निंग सेक्टर में किसी भी इंसान को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं सभी को मार डालूंगा। तो सेक्टर पैट्रियार्च अपने लोगों से कहते हैं जल्दी करो, जल्दी से हीमली स्टार बर्निंग फॉर्मेशन को एक्टिवेट करो क्योंकि हमें जाओची को यहीं पर कैद करना होगा। अगर जाओची यहाँ से निकल जाता है हमारा हीमली बर्निंग सेक्टर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। हमारी रेपुटेशन तो पहली मिट्टी में मिल चुकी है। एक छोटे लड़के ने हमारे बहुत सारे एल्डर्स को मार डाला, वो भी हमारे घर में घुसकर। यहाँ पर से जाओची को जाने नहीं दे सकते, हमें जाओची को यहीं पर रखना होगा। सेक्टर पैट्रियार्च सोच रहे होते हैं अब हम लोग जिस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने वाले हैं ये फॉर्मेशन बहुत ज्यादा स्पेशल फॉर्मेशन है। इस स्पेशल फॉर्मेशन की मदद से हम लोग एम्परर राम के बंदे को भी आसानी से मार सकते हैं। तो जाओची क्या चीज है, जाओची को इस फॉर्मेशन के अंदर ट्रैप करके मार डालेंगे। लेकिन इसका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट ये है कि अगर एक बार हमने इस बड़ी फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दिया तो हम लोग दोबारा इस फॉर्मेशन को सिर्फ 300 साल के बाद ही एक्टिवेट कर पाएंगे क्योंकि इस फॉर्मेशन को बनाने के लिए 300 साल लगते हैं। लोग अपनी पावर्स को यूज करते हुए यानी कि उनके 300 साल से उन्होंने जितनी भी पावर्स को इकट्ठा किया होता है वो सारी पावर को इकट्ठा करते हैं और इस फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देते हैं। कि मोली जाओची से कहती है ये फॉर्मेशन वाकई में बहुत ज्यादा पावरफुल है और इस फॉर्मेशन को बनाने में बहुत ज्यादा अरसा लगा है। इस फॉर्मेशन की मदद से ये एम्परर लेवल के इंसान को भी बड़ी आसानी के साथ इसमें ट्रैप करके मार सकते हैं क्योंकि ये फॉर्मेशन प्योर फायर से बनी है। इसी वजह से ये तुम्हारे खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि तुम फायर से इम्यून हो। पैट्रियार्च और बाकी के सभी लोग दूर खड़े ये सब कुछ देख रहे होते हैं और जाओची से कहते हैं जाओची चलो देखते हैं कि अब तुम हमारी इस बड़ी फॉर्मेशन से कैसे बच पाती हो। तुम्हारे लिए तो ये बहुत बड़ी ऑनर की बात है कि तुम हमारे सेक्टर के सबसे पावरफुल स्टार फॉर्मेशन के अंडर मार रहे हो क्योंकि ये तुम्हारे लिए इतनी बड़ी ऑनर की बात है। हमने पहले कभी भी इस फॉर्मेशन को यूज नहीं किया। ओनली बर्निंग सेक्टर के बाकी सारे डिसाइपल्स भी ये देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं और सभी लोग सोच रहे होते हैं हमने अपनी कहानियों में सुना है जिनके मुताबिक ये वाली स्टार फॉर्मेशन इतनी ज्यादा पावरफुल है कि इससे हम लोग एम्परर राम के एक्सपर्ट को भी आसानी से मार सकते हैं। इस बार तो जाओची बिल्कुल भी नहीं बच पाएगा, हम लोग बड़ी आसानी से अब जाओची को मार डालेंगे। एक बंदा भागता हुआ सेक्टर पैट्रियार्च के पास जाता है और उसे कहता है पैट्रियार्च क्या आप ठीक हैं? पैट्रियार्च से कहते हैं हम बिल्कुल ठीक हूँ। हमारे ग्रैंड क्लैन मास्टर और ग्रैंड मास्टर दोनों यहीं पर होते। मैं यहाँ पर एक छोटे लड़के यूजी से डरने की जरूरत नहीं थी, वो बड़ी आसानी के साथ इस लड़के को एक उंगली को फ्लिक करते हुए मार देते। लेकिन वो दोनों तो एक लंबे अरसे से कल्टीवेट करने के लिए चले गए हैं। वो किसी माउंटेन के अंदर बैठकर अकेले कल्टीवेट कर रहे हैं और उन्होंने कहा था कि उन्हें डिस्टर्ब ना किया जाए। पिछले कई सालों से वो वहीं पर हैं, उन्होंने भी कभी उनको डिस्टर्ब नहीं किया। तो एक एल्डर उन सभी से कहते हैं चलो हमें फिलहाल में इस बारे में बात करने की जरूरत नहीं है, सभी डिसाइपल्स को इकट्ठा किया जाए। चलो सभी लोग जल्दी से आगे बढ़ो, जाकर अपने क्लैन को दोबारा से साफ करना है। अब वो लड़का तो मर चुका है लेकिन साथ ही वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। वो सामने की तरफ देखती है तो जहाँ पर उनकी फॉर्मेशन होती है वो फॉर्मेशन टूट रही होती है। वो लोग कहते हैं हमारे स्टार फॉर्मेशन के अंदर जो फ्लेम्स हैं वो सारी की सारी काफी अजीब बिहेव कर रही हैं। जाओची अपनी फिनिक्स की फ्लेम्स को रिलीज करते हुए वहीं पर फॉर्मेशन के सेंटर में खड़ा होता है जबकि उसने आसपास की जितनी फ्लेम्स होती है जो कि फॉर्मेशन की होती है उसको भी ऑब्जर्व कर लिया होता है। जाओची उनसे कहता है तुम सभी लोग इन फ्लेम्स के साथ मुझे मारना चाहते हो, तुम सभी लोग इस लायक नहीं हो, तुम्हें लगता है कि आग मुझे जला सकती है। साथ ही जाओची उनसे कहता है चलो देखते हैं कि तुम्हारी जो फॉर्मेशन जिसको तुम कहते हो कि तुमने 300 साल में बनाया है आखिर इसकी पावर कितनी है। मेरे खिलाफ तो तुम इस फॉर्मेशन से कुछ भी नहीं कर सकते थे, लेकिन अब जबकि मैंने इन सभी को ऑब्जर्व कर लिया है तो मैं दोबारा अटैक कर सकता हूँ। उन्हीं की फॉर्मेशन की फायर को उन्हीं के विला की तरफ फेंक देता है और कहता है चलो देखते हैं कि अब इससे कितनी बड़ी तबाही मचती है। सेक्टर पैट्रियार्च से कहते हैं मैं पर्सनली तुमसे माफी मांगूंगा, तुम इस लड़की को और अपने ग्रैंडपा को लेकर यहाँ से जा सकते हो, दोबारा हमारा बर्निंग हीवन सेक्टर तुमसे कभी पंगा नहीं लेगा। प्लीज अपनी इस फायर को रोक लो, हमारे सेक्टर के ऊपर अटैक मत करना, तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। लेकिन जाओची उसकी बात को नहीं सुनता। उनकी फॉर्मेशन की फायर जिसको उसने ऑब्जर्व किया था वो उसका एक बड़ा सा एनर्जी बॉल बनाकर उन्हीं के पैलेस की तरफ उसे फेंक देता है। वो फायर अटैक जैसे ही उनके पैलेस की तरफ जा रहा होता है वक्त ग्रैंड मास्टर और ग्रैंड क्लैन मास्टर दोनों वहाँ पर अपीयर होते हैं। वो उस फायर को ब्लॉक कर लेते हैं और जाओची से कहते हैं डेविल स्पान तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर हमारे पैलेस के ऊपर अटैक करने की? तुमने हीमली बर्निंग सेक्टर को कोई आम सा सेक्टर समझ रखा है जिसके ऊपर कोई भी मुंह उठाकर चलाएगा और अटैक कर देगा। वो दोनों मास्टर्स काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं इसलिए वो फायर को वहीं पर ब्लॉक कर लेते हैं। पैट्रियार्च भी उन्हें देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि इनकी मदद करने के लिए आए हैं। मोली जाओची से कहती है ये दोनों मास्टर्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, इनमें से एक तो अपनी एम्परर परफॉर्म राम के सेकंड लेवल पर है जबकि दूसरा एम्परर परफॉर्म राम के 4th लेवल पर है। तो ये दोनों हाथ मिला ले तो तुम इन दोनों से फाइट नहीं कर पाओगे, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलने की कोशिश करो। तो जी मोली से कहता है ठीक है मैं समझ गया। तो हमारा जाओची अपने फिनिक्स ब्रेक मूव को यूज करते हुए दोनों मास्टर्स के ऊपर अटैक करता है। वो दोनों मास्टर्स उसके अटैक को वहाँ पर ब्लॉक करते हैं लेकिन साथ ही वो भी उसके ऊपर अटैक करते हैं। हमारा जाओची उनके अटैक को ब्लॉक करते हुए जल्दी से अपने फिनिक्स को बाहर निकालता है और उसके ऊपर अपनी लिटिल आंटी को रखता है और उड़कर वहाँ से निकल जाता है। बाकी के डिसाइपल्स कह रहे होते हैं जल्दी से जल्दी उस लड़के का पीछा करो, हम वो काफी ज्यादा जख्मी होगा, हमें उसे जाकर पकड़ना चाहिए। कि उनके ग्रैंड एल्डर उनसे कहते हैं बेवकूफो उसका पीछा मत करना, अगर उसका पीछा करोगे तो मरोगे क्योंकि वो लड़का अभी इतना ज्यादा जख्मी नहीं है कि तुम जैसे कीड़े मकोड़े जाकर उस लड़के को मार सको। ग्रैंड क्लैन मास्टर के हाथ के ऊपर से ब्लड निकल रहा होता है, वो भी जख्मी हो जाते हैं। ग्रैंड क्लैन मास्टर कहते हैं मैं पिछले 20 साल से अकेले में बैठकर कल्टीवेट कर रहा हूँ, पिछले 20 साल से जो स्ट्रेंथ में हासिल नहीं कर पाया स्ट्रेंथ इस लड़के के पास है जो कि सिर्फ अर्थ परफॉर्म राम का एक एक्सपर्ट है। मैंने सोचा नहीं था कि हमारी ब्लू विंड एम्पायर में इस तरह का एक छोटा मॉन्स्टर अपीयर होगा कि जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है। ग्रैंड एल्डर भी कहते हैं लड़के की उम्र तो 20 साल भी नहीं होगी, 20 साल से भी कम लगती है और इसकी स्ट्रेंथ देखो, जैसे एम्परर परफॉर्म राम के एक्सपर्ट भी इसके सामने टिक नहीं पा रहे। कि जब तक हम लोग सेक्युलर में थे यहाँ पर पीछे काफी कुछ हुआ है। सेक्टर पैट्रियार्च से पूछते हैं चलो जल्दी से मैं बताओ
बताओ कि यहाँ पर क्या हुआ है, ये लड़का कौन है और तुमने इस लड़के को क्यों गुस्सा दिलाया है कि ये तुम्हारे पर आकर अटैक कर रहा है। डॉक्टर पैट्रियार्च अपने फादर ग्रैंड मास्टर को सारी बात बता देते हैं कि इनके साथ क्या हुआ और इन्होंने उसके साथ क्या किया है। हमारा जाउची वहाँ से भागने के बाद जंगल के अंदर एक गुफा के अंदर चला जाता है और जंगल की गुफा के अंदर जाकर अपनी आंटी को लिटा देता है। उसे कहता है, आंटी प्लीज मुझे माफ कर देना, सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, फिलहाल के लिए तुम्हें यहीं पर इंतजार करना होगा, मैं अपनी एनर्जी को दोबारा से हील कर लूँ, उसके बाद मैं अपने ग्रैंडफादर को बचाने के लिए भी जाऊंगा। तो हमारा जाउची वहीं पर बैठकर अपनी ग्रेट वे ऑफ बुद्धा की पावर्स को यूज करते हुए अपनी बॉडी को दोबारा से हील करना स्टार्ट करता है। थोड़ी देर में जाउची वहाँ पर ग्रेट वे ऑफ बुद्धा की पावर को यूज करते हुए अपनी पावर्स को दोबारा से रिकवर कर लेता है और अपनी आंटी के पास जाता है और उसे कहता है, आंटी चलो जल्दी से जाग जाओ, तुम्हारे और ग्रैंडफादर के साथ कुछ भी बुरा होने नहीं दूंगा, मैं बहुत जल्दी ग्रैंडफादर को भी बचाने के लिए जाऊंगा। थोड़ी देर में लिटिल आंटी को भी होश आ जाती है। आंटी उसे कहती है, लिटिल ची तो तुम वापस आ ही गए। जाउची आंटी से कहता है, आंटी तुम्हें मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं बस जल्दी से हिमालय बर्निंग सेक्टर में वापस जाऊंगा और ग्रैंडपा को लेकर वापस आ जाऊंगा। आंटी जाउची से कहती है, लिटिल ची मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं यहीं पर तुम्हारा इंतजार करूंगी, तुम ग्रैंडपा को लेकर जल्दी से वापस आ जाना। हमारा जाउची गुफा के अंदर से बाहर निकलता है और गुफा के दरवाजे को सील कर देता है। जाउची कहता है, फिलहाल के लिए अभी मैं बर्निंग ह्यूमन वैली में हूँ, मैं उनकी टेरिटरी में हूँ, अब मुझे ये नहीं पता कि हिमालय बर्निंग सेक्टर वाले मेरे साथ क्या करने वाले हैं, एक बार मुझे उनका प्लान पता चल जाए उसके बाद मैं आसानी के साथ उनके पास एक ग्रैंडपा को लेकर आ सकता हूँ। जाउची से कहती है, दो लोग इसी तरफ आ रहे हैं और वो दोनों अर्थ पर फाउंड राउंड के एक्सपर्ट हैं, एक 5th लेवल का और एक 6th लेवल का है, यानी कि वो इतने भी स्ट्रॉन्ग नहीं है। जाउची वहीं पर झाड़ियों में छुप जाता है तो वहाँ पर हिमालय बर्निंग सेक्टर के दो लड़के आते हैं, दोनों यहाँ पर जाउची को ढूंढ रहे होते हैं। वो लोग कहते हैं, यकीन नहीं होता जाउची ने हमारे हिमालय बर्निंग सेक्टर में इतनी ज्यादा तबाही मचा दी और उसके बाद ग्रैंड एल्डर और ग्रैंड क्लैन मास्टर दोनों इसको नहीं रोक पाए। के बाद उन्होंने हमें यहाँ पर ऑर्डर दे दिया कि हम लोग जाकर उसको ढूंढे। उन्हें लगता है कि वो यहाँ पर अभी बाहर नहीं गया होगा, अभी तक यहीं पर इसी एरिया में होगा। आज से पहले हमारे हिमालय बर्निंग सेक्टर के ऊपर इस तरह का बड़ा अटैक कभी भी नहीं हुआ, कभी भी किसी ने हमारे सेक्टर को इतना बुरा नुकसान नहीं पहुंचाया। मास्टर ने कहा था कि जैसे हमें जाउची मिल जाए तो हम उनको बता दें ताकि वो लोग यहाँ पर आकर इसको पकड़ ले, हमें इसके ऊपर अटैक नहीं करना, सिर्फ इसको ढूंढना है। तो जाउची उनकी बातें सुनने के बाद उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। वो दोनों बहुत ज्यादा घबरा जाती है और कहती है, ये तो जाउची है। तो जाउची उन दोनों को भागने का मौका भी नहीं देता, ना ही उन्हें मैसेज देने का मौका देता है, जल्दी से उन दोनों के ऊपर अटैक करके उन दोनों को मार देता है। उन दोनों को मारने के बाद जाउची अपने परफाउंड हैंडल को यूज करते हुए उनकी मेमोरीज को रीड करता है। जाउची कहता है, तो मैं अपने परफाउंड हैंडल को यूज करते हुए किसी की मेमोरीज को भी रीड कर सकता हूँ, उनकी मेमोरीज के मुताबिक अब मुझे पता है कि हिमालय बर्निंग सेक्टर के लोग अब क्या करने वाले हैं। ना सिर्फ जाउची ने वहाँ पर मेमोरीज को रीड करके प्लान के बारे में जान लिया है, बल्कि उसे ये भी पता चल गया है कि ये बंदा कौन है, इसका नाम क्या है और इसका रैंक क्या है। जाउची कहता है, ये तो बहुत ही अच्छा हो गया। जाउची क्योंकि रूप बदल सकता है, वो उसके कपड़े पहन लेता है और जल्दी से उसका रूप ले लेता है और कहता है, अब तो मेरे लिए और भी ज्यादा आसान हो गया है, मैं सेक्टर में आसानी से जा सकता हूँ और अपने ग्रैंडपा को बचाकर ला सकता हूँ। जाउची जहाँ पर अपने परफाउंड हैंडल की तरफ देखकर कहता है, जब मैंने लिटिल आंटी को बचाने के लिए अपने परफाउंड हैंडल को यूज किया था तब इसका कलर सियान में चेंज हो गया था, यानी कि मेरे ग्रैंडपा के जैसे काफी ज्यादा पावरफुल था, लेकिन अब इसका कलर फिर से ऑरेंज में चेंज हो गया है, ऐसा कैसे हो सकता है। जाउची कहता है, हो सकता है कि ड्रैगन गार्ड की मैरो की पावर को यूज करने की वजह से कलर दोबारा से ऑरेंज हो गया है, क्योंकि उसकी पावर की वजह से मेरी स्ट्रेंथ और ज्यादा बढ़ी है, जितनी ज्यादा मेरी स्ट्रेंथ बढ़ेगी उसके हिसाब से इसका लेवल अप होने में काफी ज्यादा टाइम लगेगा। ड्रैगन मैरो की वजह से मेरी बॉडी की कंपोजिशन चेंज हो चुकी है, इसी वजह से इसका कलर अब दोबारा से लो में चेंज हो गया है। हो सकता है कि फ्यूचर में मैं सबसे ज्यादा पावरफुल परफाउंड हैंडल को अचीव कर सकूं। जाउची कहता है, तो फिलहाल के लिए मुझे अपने हैंडल के बारे में नहीं सोचना चाहिए, फिलहाल के लिए तो मुझे ये सोचना चाहिए कि मुझे हिमालय बर्निंग सेक्टर में जाकर कैसे अपने ग्रैंडपा को बचाना है। हमारा जाउची अपना रूप बदलने के बाद सेक्टर में वापस आ जाता है। अब उसे यहाँ पर कोई भी नहीं रोकता, वो बड़ी आसानी के साथ पवेलियन के अंदर चला जाता है जहाँ पर सेक्टर लीडर बैठा होता है। सेक्टर लीडर इस फैमिली का 8वां एल्डर है जिसका नाम फैन मोची है। मोची वहाँ पर बैठा होता है और उन सभी लोगों से कह रहा होता है कि मुझे लगता है कि अभी तक वो लड़का अरे ब्लू फायर सिटी को छोड़कर नहीं गया, वो यहीं पर इसी वैली के अंदर है। अपने कुछ दोस्तों को इस बारे में इन्फॉर्म कर दिया है, वो लोग इसे पूरे ब्लू फायर वैली में ढूंढ रहे हैं, वो लड़का यहाँ से निकल नहीं पाएगा, हम लोग उसे ढूंढ लेंगे। हमारा जाउची उस एल्डर से कहता है, एल्डर फैन मोची दूसरा साथी अभी भी ब्लू फायर सिटी में उस लड़के को ढूंढ रहा है, लेकिन मैं जल्दी से यहाँ पर वापस आया हूँ क्योंकि हम लोगों ने प्लान के बारे में सोचा है, इसी वजह से मैं उस प्लान को आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। मोची से कहता है, हाँ क्यों नहीं, बताओ मुझे तुमने क्या प्लान सोचा है। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 105 का एंड करते हैं। इस एपिसोड में देखेंगे जाउची अपने ग्रैंडपा को आसानी के साथ यहाँ से लेकर निकल पाएगा या नहीं। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, रीइंकार्नेटेड के एपिसोड 106 के साथ हाजिर हूं। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था जाउची एक एल्डर का रूप लेने के बाद सेक्टर पवेलियन में वापस चला जाता है जहां पर फैन मोची बैठे होते हैं जो कि 8th एल्डर है। वो उसके पास जाता है और उससे कहता है, मेरा दूसरा साथी अभी भी ब्लू फायर वैली में मोची को ढूंढ रहा है, लेकिन मैं जल्दी से वापस चला आया क्योंकि मुझे आपसे एक मशवरा चाहिए, मेरे पास एक अच्छा प्लान है। फैन मोची उसे कहते हैं, बताओ तुम्हारे पास कौन सा प्लान है। जाउची उसे कहता है, मैंने सुना है कि आप लोगों के पास जाउची का एक और फैमिली मेंबर है, उसके ग्रैंडपा को यहीं पर कहीं पर कैद करके रखा गया है। मैं चाहता हूँ कि मुझे उसके ग्रैंडपा की बॉडी के ऊपर से कुछ दे दिया जाए, उसके कपड़े या फिर उसकी रिंग या फिर कुछ भी जो कि उसकी बॉडी के रिलेटेड हो। जाउची उसे देखते ही पहचान जाएगा, हम लोग उस चीज को यूज करते हुए जाउची को सबमिट करने में मजबूर करेंगे। लेकिन मेरा ये आइडिया बहुत बेकार है, अगर ये आपको आइडिया पसंद नहीं आया हो तो मैं अभी वापस चला जाता हूँ, दोबारा से उनको ढूंढना स्टार्ट करता हूँ। अगर आपको मेरा आइडिया पसंद आया तो फिर आपको मुझे इजाजत देना होगी कि मैं प्रिजन के अंदर जाकर ये ग्रैंडपा की बॉडी के ऊपर से कोई ऐसी चीज ले सकूं जो कि हमारे काम आ सके। फैन मोची उसकी बात सुनने के बाद सोच रहे होते हैं, हालांकि जाउची काफी ज्यादा पावरफुल है तो वो एक छोटा सा बच्चा ही, कि वो भी एक बच्चा है और अपनी फैमिली के साथ काफी ज्यादा इमोशनली अटैच है, तो अगर वो अपने ग्रैंडफादर की किसी ऐसी निशानी को देखेगा जिसे वो पहचान लेगा तो मुझे लगता है कि वो छुपा हुआ नहीं रह सकेगा, वो जल्दी से बाहर निकल आएगा। तुम्हारे आइडिया में काफी ज्यादा दम है, ठीक है।
ठीक है तुम प्रिजन में जा सकते हो, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, जैसे तुम उसको ढूंढ लो, जैसे वो तुम्हारे सामने निकल आए, क्योंकि तुम उससे फाइट करने के लायक नहीं हो, तुम्हारी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा कम है, इसलिए मुझे जल्दी से इन्फॉर्म कर देना, अपने जे ट्रांसमिशन को यूज करते हुए मुझे मैसेज कर देना, हम लोग जल्दी से वहां पर पहुंच जाएंगे। साउची उसे कहता है ठीक है एल्डर, जैसा आपने कहा मैं वैसे ही करता हूँ। मोची से अपना टोकन देते हैं और कहते हैं तुम इस टोकन को यूज करते हुए जेल में जा सकते हो। सीन प्रिजन के बाहर का दिखाया जाता है। प्रिजन के बाहर तो गार्ड्स खड़े होते हैं, वो जाउची को रुकने का कहते हैं और कहते हैं तुम अंदर नहीं जा सकते। जाउची उनसे कहता है मेरे पास कमांड पैलेट है जो कि एल्डर फैन मोची ने मुझे दी है, उन्होंने मुझे इस कैदी से मिलने की इजाजत दी है, मैं इस कैदी की बॉडी के ऊपर से कोई चीज लेना चाहता हूँ जो हमारे काम आए, तो उसके लिए दरवाजा खोल देते हैं। जाउची दरवाजा खोलने के बाद अंदर चला जाता है। गार्ड उसे अपने साथ लेकर ग्रैंडपा के पास आता है। जैसे वो उसे अंदर लेकर आता है उसके लिए दरवाजा खोलकर कहता है चलो जल्दी से वो चीज ले लो। जाउची कहता है हाँ क्यों नहीं, मैं बहुत ही जल्दी करने वाला हूँ। उस गार्ड के ऊपर अटैक करके उसको मार देता है। फिर वो भागता हुआ ग्रैंडपा के पास आता है और ग्रैंडपा से कहता है ग्रैंडपा मैं जाउची हूँ, मैं वापस आ गया हूँ। अपने चेहरे को दोबारा से सही करता है और अपने ग्रैंडपा को दिखाता है। ग्रैंडपा जाउची से कहती है मैं तुम्हें काफी लंबे अरसे के बाद देख रहा हूँ, तुम तो काफी ज्यादा बदल भी गए हो, मैं तुमसे बहुत सारी बातें करना चाहता हूँ लेकिन लगता है कि फिलहाल के लिए टाइम ठीक नहीं है, तुमसे बाद में इस बारे में बात करूंगा। ग्रैंडपा से कहता है अपनी छोटी आंटी को तो मैंने पहले से बचा लिया है, अब आपकी बारी है, चलें जल्दी से यहाँ से निकलते हैं, उसके बाद हम लोग इस जगह को छोड़कर यहाँ से चले जाएंगे। जाउची अपने ग्रैंडपा को अपने साथ लेकर जल्दी से अपने प्रोफाउंड पंछी के ऊपर बैठता है। अपने आइस फिनिक्स के ऊपर बैठकर वो दोबारा से उसी केव की तरफ आ रहा है जहाँ पर उसकी लिटिल आंटी है। जाउची अपने ग्रैंडपा से कहता है ग्रैंडपा ये फिनिक्स पंछी आपको उस जगह पर ले जाएगा जहाँ पर लिटिल आंटी है, ये भी यहीं पर रुकना होगा क्योंकि मुझे अभी इन हिमली बर्निंग सेक्टर वालों से बदला लेना है, मेरा बदला अभी तक पूरा नहीं हुआ। लिटिल चांद से कहता है लिटिल चांद जल्दी से मेरे ग्रैंडपा को लिटिल आंटी के पास ले जाओ। लिटिल चांद बड़ी स्पीड से उठता हुआ वहाँ से चला जाता है जबकि हमारा जाउची वहीं पर रुक जाता है। जाउची कहता है अब जबकि मैंने अपनी आंटी और अपने ग्रैंडपा को भी निकाल लिया है तो अब वक्त आ चुका है हिमली बर्निंग सेक्टर से बदला लेने का, आपने मेरे साथ जो कुछ भी किया है उस सब का बदला तो मैं इनसे लेकर रहूंगा। जाउची वहीं पर बाहर खड़ा होकर अपनी पावर्स को रिलीज करता है और उन सभी लोगों से कहता है हिमली बर्निंग सेक्टर के लोगों, तुम्हारे ग्रैंडफादर जाउची यहाँ पर वापस आ चुके हैं, तुमसे वादा करता हूँ सिर्फ 1 महीने के बाद मैं यहाँ पर वापस आऊंगा, तुम्हारे हिमली बर्निंग सेक्टर को बर्बाद कर दूंगा, फिलहाल के लिए मैं जहाँ से जा रहा हूँ। तो जाउची बड़ी स्पीड के साथ वहाँ से वापस की तरफ उड़ जाता है जबकि उसी वक्त वो दोनों एल्डर यानी ग्रैंड एल्डर और ग्रैंड मास्टर दोनों इसका पीछा करते हैं। जाउची उन दोनों के आगे आगे भाग रहा होता है। जाउची कहता है अगर तुम्हारे अंदर इतनी एबिलिटी है तो देखते हैं क्या तुम मुझे पकड़ पाते हो या नहीं। वो दोनों मास्टर जाउची का पीछा करते हुए वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। ये लोग हिमली बर्निंग सेक्टर से बाहर चले गए हैं। तब एक बंदा अपने पैट्रियार्च के पास आता है और उसे कहता है पैट्रियार्च क्या हमें ग्रैंड मास्टर और ग्रैंड क्लैन एल्डर का पीछा नहीं करना चाहिए, क्या हमें उनके साथ नहीं जाना चाहिए, हम लोग भी उनकी मदद करेंगे। पैट्रियार्च उसे कहते हैं मेरे फादर और साथ में ग्रैंड एल्डर वो दोनों ही काफी ज्यादा पावरफुल है, लगता है कि उन लोगों को मेरी मदद की जरूरत है या फिर हमें से किसी की भी मदद की जरूरत है। इस बार तो जाउची जरूर मरेगा, जाउची इन दोनों मास्टर्स के हाथों से नहीं बच पाएगा क्योंकि ग्रैंड मास्टर और क्लैन मास्टर दोनों ही काफी ज्यादा पावरफुल है। जबकि हमारा जाउची आगे की तरफ भागते हुए सोच रहा होता है इन लोगों ने यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलती कर दी है, दोनों मिलकर मेरा पीछा कर रहे हैं, दोनों पावरफुल कल्टीवेटर्स अपने सेक्टर को छोड़कर मेरा पीछा कर रहे हैं, ये तो इनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है। जाउची भागता हुआ जल्दी से जंगल के अंदर चला जाता है। वो दोनों मास्टर भी जल्दी से जंगल के अंदर उसके पीछे आते हैं। जाउची वहीं पर एक पेड़ के पीछे छुप जाता है और अपने परफॉर्म हैंडल को यूज करते हुए अपनी एक डुप्लीकेट कॉपी बनाता है और उसे जंगल के अंदर की तरफ भेज देता है जबकि वो दोनों ही मास्टर उसके डुप्लीकेट का पीछा कर रहे होते हैं। जाउची कहता है तो तुम लोग यहीं पर मेरे डुप्लीकेट का पीछा करते रहो जबकि मैं तो तुम्हारे हिमली बर्निंग सेक्टर में वापस जाने वाला हूँ, असल तबाही तो अब मचने वाली है। तुम्हारा जाउची बड़ी स्पीड के साथ वापस से हिमली बर्निंग सेक्टर में आ जाता है और अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए कहता है तो जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम सभी लोग मरने वाले हो। वो सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं जी तो वापस आ गया है हमारे ग्रैंड मास्टर और उसके साथ ग्रैंड एल्डर, वो लोग कहाँ पर हैं, अकेले तुम वापस क्यों आए हो। जाउची उनसे कहता है क्या तुम उन दोनों बेवकूफों को अपना ग्रैंड मास्टर और ग्रैंड एल्डर कह रहे हो, वो दोनों तो इतने बड़े बेवकूफ हैं, वो इस वक्त पता नहीं जंगल के कौन से एरिया में घूम फिर रहे होंगे और मुझे ढूंढ रहे होंगे, जबकि वो लोग जंगल में मुझे ढूंढ रहे हैं, तो इस वक्त मैं यहाँ पर तुम्हारे क्लैन की तबाही मचा रहा हूँ, तुम सभी डॉग्स को मैं यहाँ पर अपने हाथ से मारने वाला हूँ। जाउची वहाँ पर अपने फीनिक्स ब्रेक मूव को यूज करते हुए तबाही मचा देता है, सभी के ऊपर अटैक करता है, उसके सामने जितने भी लोग आते हैं उन सभी के ऊपर अटैक करते हुए उन्हें मारता जाता है। सेक्टर पैट्रियार्च जल्दी से अपने ट्रांसमिशन जेट को यूज करते हुए अपने फादर से कहते हैं फादर जल्दी से वापस आ जाओ, वो लड़का हमारे क्लैन में वापस आ गया और यहाँ पर सभी के ऊपर अटैक कर रहा है, उसने बहुत सारे लोगों को मार दिया है। वो अपने फादर को मैसेज कर रहे होते हैं। जाउची उसके ऊपर अटैक करता है तो सेकंड एल्डर जल्दी से अपने पैट्रियार्च के सामने आकर खड़े हो जाते हैं, उसके अटैक के साथ हिट होते हैं और वहीं पर मर जाते हैं, जबकि पैट्रियार्च बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और जाउची से कहते हैं जाउची तुमने हद ही पार कर दी, हमने तुम्हें इतना नुकसान नहीं पहुंचाया जितना तुमने हमें नुकसान पहुंचा दिया है। साथ ही अपने सारे एल्डर से कहते हैं एल्डर्स तुम्हारे पास जितनी बची कुछ पावर है सभी को यूज करो, बस इस लड़के को थोड़ी देर तक रोका रखना होगा, हमारे ग्रैंड मास्टर और साथ में ग्रैंड एल्डर वो दोनों ही जल्दी से वापस आ रहे हैं, मैंने उन्हें मैसेज भेज दिया है। जाउची जल्दी से जंप करते हुए हवा में चला जाता है और उनसे कहता है तुम्हारा हिमली बर्निंग सेक्टर फायर कल्टीवेटर सेक्टर है, यानी कि तुम्हारी स्पेशलिटी फायर में है, फायर से खेलना बहुत ज्यादा पसंद है, तो फिर मैं भी यहाँ पर तुम्हारे साथ फायर के साथ ही खेलूंगा। तो वो ऊपर की तरफ जाने के बाद अपने स्पेशल मूव को यूज करता है, स्टार स्कॉचिंग डीमन लोटस को यूज करते हुए जबरदस्त फायर को रिलीज करता है, क्योंकि ये सारी फायर डिवाइन फिनिक्स की फायर है, बहुत ज्यादा पावरफुल फायर है। वो वहाँ पर नीचे जितने भी एल्डर्स होते हैं उन सभी को जला देता है, बाकी ये सारे एल्डर्स पीछे की तरफ भागना शुरू करते हैं। हमारा जाउची वहाँ पर ग्राउंड में जबरदस्त फायर अटैक करने के बाद जल्दी से उड़ता हुआ पैलेस के अंदर आ जाता है, जहाँ पर फैन जुईचेंग होता है। वो फैन जुईचेंग के पास जाता है, वो भी बहुत ज्यादा घबरा जाता है और उसे कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जाउची फैन जुईचेंग को उसके गिरबान से पकड़ता है और बड़ी स्पीड के साथ से लेकर वहाँ से उड़ जाता है, जबकि बाकी के सभी एल्डर्स काफी ज्यादा घबराए हुए होते हैं और कहते हैं वो तो हमारी फैमिली के यंग मास्टर को उठाकर ले गया है। थोड़ी देर के बाद ग्रैंड मास्टर और ग्रैंड एल्डर दोनों ही वापस आ जाते हैं। ग्रैंड मास्टर वहाँ पर आते ही अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं और गुस्से के साथ चिल्लाकर कहते हैं जाउची जब तक मैं जिंदा हूँ तक मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा और तुम्हें मार डालूंगा, तुमने मेरे पोते और मेरे बेटे की जान ली है। यहीं पर से नेक्स्ट सीन लिटिल जी का दिखाया जाता है। लिटिल जी भी अपने जाइफर पंछी के ऊपर बैठकर इसी एरिया में आ जाता है। लिटिल जी अपनी ट्रांसमिशन जेट को यूज करते हुए जाउची से कहता है बॉस मैं अभी यहाँ पर पहुंच चुका हूँ, मैं इस वक्त ब्लू फायर वैली में हूँ, मुझे पता चला है कि तुमने बर्निंग सेक्टर के साथ क्या किया, तुम दोनों में वहाँ पर क्या हुआ है, तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है, मुझे बताओ कि मुझे कहाँ पर आना है। जाउची से कहता है मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, मैं तुम्हें लोकेशन भेज रहा हूँ, जल्दी से यहाँ पर आ जाओ।
जाओ। लिटिल जी बॉस से कहता है हाँ ठीक है बॉस, जिस एरिया का तुमने बताया मैं उससे सिर्फ 10 किलोमीटर दूर हूँ, मैं जल्दी से वहाँ पर आता हूँ। लिटिल जी जल्दी से वहाँ पर पहुंच जाता है और आकर लैंडिंग करता है। तो लिटिल जी वहाँ पर आते ही जाओची से कहता है बॉस क्या तुम ठीक हो? तो तुमने अपने दोनों फैमिली मेंबर्स को बचा लिया जिन लोगों को हिमालय बर्निंग सेक्टर वालों ने किडनैप किया था। तो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छी बात है, मुझे ऐसा ही लगा था कि तुम इन लोगों को जरूर बचा लोगे। जाओची उन दोनों के साथ उसे इंट्रोड्यूस करवाता है। वो उसे कहता है ये मेरे ग्रैंडफादर हैं और साथ में मेरी लिटिल आंटी है। जाओची लिंग जी से कहता है लिंग जी मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? लिटिल जी जाओची से कहता है 4 दिन पहले मुझे एक न्यूज मिली थी, हमारे हिमालय स्वर्ड विला में एक न्यूज आई थी कि हिमालय बर्निंग सेक्टर के कुछ लोग फैन जुई चैन तीसरा ब्रदर तुम्हारे फ्लोटिंग क्लाउड सिटी की तरफ जा रहा है और मुझे पता था कि तुम फ्लोटिंग क्लाउड सिटी से हो, तो मुझे लगा कि वो वहाँ तुम्हारे फैमिली मेंबर्स को उठाने के लिए क्या होगा या फिर उन्हें तंग करेगा। इसी वजह से मैंने अपने फादर से इन्वेस्टिगेट करने का कहा, लेकिन मेरे फादर इन लोगों के खिलाफ कुछ भी करना नहीं चाहते थे कि मेरे फादर कभी भी दूसरे क्लैंस के सेक्टर्स के मसलों में टांग नहीं अड़ाते। इसी वजह से उन्होंने इस मसले में इंटर होने से मना कर दिया कि बात क्योंकि तुम तो मेरे बॉस हो तो तुम्हारे लिए मुझे ये करना था। मैं अकेले ही अपने जायफर पंची पर बैठा और निकल पड़ा। मैंने कहा चलो कुछ ना कुछ तो करूंगा। मुझे ये नहीं पता था कि बॉस यहाँ पर पहले से आ चुके हैं और अपने फैमिली मेंबर्स को बचा लिया है। जाओची से कहता है लिटिल जी तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने मेरे बारे में इतना ज्यादा सोचा, मेरी फैमिली को बचाने के लिए तुम यहाँ तक आए। जीव से कहता है बॉस अब जबकि तुम्हें बॉस कहा है तो तुम्हारे लिए मैं इतना तो कर सकता हूँ, तुम्हारी फैमिली मेरी फैमिली भी है, लेकिन अब जबकि तुमने हिमालय बर्निंग सेक्टर के साथ जो कुछ कर दिया है इसके बाद पूरे एम्पायर को एक बहुत बड़ा धचका लगने वाला है। कुछ फैन जुई चैंग को भी वहीं पर लेकर आया होता है, उसको मार पीट कर उसकी हालत उसने काफी खराब की होती है। फैन जुई चैंग जैसे ही वहाँ पर लिटिल जी को देखता है वो उसे कहता है लिंग जी प्लीज मेरी हेल्प करो, लड़का मुझे किडनैप करके ले आया है, मेरी हेल्प करो, मुझे मेरे बर्निंग सेक्टर में वापस पहुंचा दो। तुम्हारे हिमालय स्वर्ड विला और हमारे हिमालय बर्निंग सेक्टर के दरमियान में काफी अर्से से काफी अच्छे ताल्लुकात हैं, तुम यहाँ पर मेरी हेल्प कर सकते हो। लिंग जी आगे बढ़ता है और फैन जुई चैंग से कहता है जाओची को तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ क्योंकि वो मेरा बॉस है, तो अपने बॉस के लिए तो मैं कुछ भी करूंगा और तुम्हें तो मैं अच्छी तरह से जानता भी नहीं हूँ। तो है कि तुम्हारे हमारे फैमिली वालों के साथ अच्छे ताल्लुकात हूँ, लेकिन मेरे तुम्हारे साथ जरा भी अच्छे ताल्लुकात नहीं है, तो फिर मैं यहाँ पर तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता। जाओची लिटिल जी से कहता है मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, मैं चाहता हूँ कि मेरी आंटी और मेरे ग्रैंडपा को ब्लू विंड इंपीरियल सिटी में भेज दो, तो मेरा ये वाला काम कर दोगे, इन दोनों को सेफली वहाँ तक पहुँचाना है। अभी कुछ दिनों के बाद वहाँ पर पहुँच जाऊंगा, लेकिन पहले मुझे यहाँ पर हिमालय बर्निंग सेक्टर से अपना बदला लेना है। लिटिल आंटी से कहती है अब जबकि हम लोग वहाँ से बचकर निकल चुके हैं तो तुम्हें वापस वहाँ पर जाने की क्या जरूरत है? जाओची से कहता है आंटी तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं होने वाला। मैं पूरी दुनिया को दिखाना चाहता हूँ कि अगर कोई भी दोबारा मेरी फैमिली को हाथ लगाएगा तो उसका नतीजा क्या हो सकता है। मैं हिमालय बर्निंग सेक्टर के साथ सब कुछ करूंगा, तभी तो कल को कोई तुम्हारे ऊपर हाथ नहीं डालेगा। यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 106 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? रीइंकार्नेटेड के एपिसोड 107 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था जाओची लिटिल जी से कहता है तुम मेरे लिए एक काम करो, तुम मेरे ग्रैंडपा और मेरी लिटिल आंटी को अपने साथ लेकर ब्लू विंड इंपीरियल सिटी में चले जाओ और इन्हें वहां पर सेफली पहुंचा देना। अब ये तुम्हारे जिम्मे है, जबकि मुझे भी हिमालय बर्निंग सेक्टर में वापस जाना है। आंटी उसे कहती है लेकिन अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखना, तुम्हें वापस वहां पर जाने की जरूरत तो नहीं है, तुमने हम दोनों को रेस्क्यू कर लिया है, अब वहां पर जाने की कोई भी जरूरत नहीं है, अपनी जान को हमें खतरे में डाल रहे हो। जाओची उसे कहता है नहीं मुझे वहां पर वापस जाना पड़ेगा, अगर एक बार मैंने उन लोगों को अच्छा सबक नहीं सिखाया तो फ्यूचर में बाकी सभी लोग भी दोबारा यही काम करेंगे। सभी लोगों को पता होना चाहिए कि जो भी जाओची की फैमिली के ऊपर हाथ डालेगा जाओची उनमें से किसी को भी नहीं छोड़ेगा। मैं बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, बर्निंग सेक्टर में इस वक्त ऐसा कोई भी नहीं है जो कि मेरा मुकाबला कर सके। लिटिल आंटी जाओची से कहती है अच्छा ठीक है, क्या तुम वाकई में हिमालय बर्निंग सेक्टर के सभी लोगों को मारने के लिए जा रहे हो? लेकिन मेरे लिए काम करना, एक लड़की को छोड़ देना जिसका नाम फैन जुई चैन है। जुई चैन ने हालांकि मुझे किडनैप करके यहाँ पर लेकर आया था, लेकिन उसने मुझे प्रोटेक्ट किया जब उसका बड़ा भाई उसके ऊपर अटैक करने के लिए आया था और मुझे किडनैप तुम्हारे लिए बेट के तौर पर यूज करने वाला था। उसने वहाँ पर सामने खड़े होकर मेरी जान बचाई, ना कि वो खुद बेचारा काफी ज्यादा जख्मी हो गया, इसलिए प्लीज उस अकेले को छोड़ देना, बाकी जिसको मर्जी मार डालना। उसे कहता है लिटिल आंटी तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, अब जबकि तुमने उसका कह दिया है तो मैं फैन जुई चैन को छोड़ दूंगा। फिर वो लिटिल जी से कहता है लिटिल जी चलो ठीक है, अब इन दोनों को अपने साथ लेकर चले जाओ। आंटी जाने से पहले फिर से उसे कहती है अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखना, बहुत ही जल्दी हमसे मिलने के लिए वहाँ पर आना। लिटिल जी जाने से पहले जाओची से कहता है बॉस क्या तुम वाकई में हिमालय बर्निंग सेक्टर को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय करना चाहते हो? हमारे ग्रैंडफादर के हिमालय बर्निंग सेक्टर के साथ काफी अच्छे रिलेशनशिप है, पिछले काफी लंबे अरसे से वो एक दूसरे को जानते हैं। अगर तुमने वाकई में हिमालय बर्निंग सेक्टर को डिस्ट्रॉय कर दिया तो हो सकता है कि मेरे ग्रैंडपा भी इस फाइट में इन्वॉल्व हो जाए और हो सकता है कि वो भी तुम्हारे पर अटैक करने के लिए आगे बढ़े ताकि वो हिमालय बर्निंग सेक्टर को बचा सके। आज से 10 साल पहले मेरे ग्रैंडपा राम के 5th लेवल पर थे, तो तुम समझ सकते हो कि 10 साल के बाद अब उनकी कल्टीवेशन कहाँ तक पहुंच चुकी होगी। इस वक्त ब्लू विंड एम्पायर के नंबर 1 जीनियस माने जाते हैं और सबसे पावरफुल कल्टीवेटर भी हैं। मेरे ग्रैंडपा वाकई में ये करने के लिए आते हैं, हिमालय बर्निंग सेक्टर को बचाने के लिए आते हैं, तो फिर मेरे बॉस को उनसे कोई भी नहीं बचा पाएगा, वो तुम्हें मार डालेंगे। फिर साथ ही वो कहता है लेकिन वो तो एक लंबे अरसे से सर्कुलेशन में चले गए हैं, सभी वो कभी भी हिमालय बर्निंग सेक्टर में नहीं आए, तो मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा करेंगे। लिटिल जी जाओची को ये सारी बातें बताने के बाद अपने पंछी के ऊपर बैठ जाता है, आंटी और ग्रैंडफादर को अपने साथ लेकर ब्लू विंड इंपीरियल सिटी की तरफ निकल जाता है। जाओची उसके जाने के बाद सोच रहा होता है। लिटिल जी ने यहाँ पर अपने ग्रैंडपा के बारे में बताया कि वो एक बहुत ही पावरफुल फिगर है, अब बस उम्मीद करता हूँ कि वो यहाँ पर ना आ जाए इससे पहले कि मैं हिमालय बर्निंग सेक्टर को डिस्ट्रॉय कर दूं। नेक्स्ट सीन हिमालय बर्निंग सेक्टर का दिखाया जाता है। हिमालय बर्निंग सेक्टर के मेन हॉल में सारे एल्डर्स बैठे होते हैं, वो दोनों ग्रैंड मास्टर और ग्रैंड एल्डर वो दोनों भी वहीं पर होते हैं। उसी वक्त बाहर से एक लड़का भागता हुआ अंदर आता है और उनसे कहता है मास्टर, ग्रैंड क्लैन मास्टर, एक बहुत ही बुरी खबर है, जाओची हमारे यंग मास्टर फैंग जुई चैंग को किडनैप करके ले गया था। हमने अपने यंग मास्टर को देखा है, वो इस वक्त ब्लू फायर सिटी के मेन गेट के ऊपर लटका हुआ है, किसी ने उसको वहाँ पर लटका दिया है, लेकिन वो अभी तक जिंदा है। सभी लोग के पास सुनते ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, किसने किया होगा ये? मास्टर बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं और कहते हैं लगता है कि ये उसी लड़के ने किया
किया है वो लड़का तो वाकई में मेरे हाथ से मरना चाहता है और वो बड़ी स्पीड के साथ उड़ते हुए मेन गेट की तरफ चले जाते हैं। मेन गेट की पोल के ऊपर फैंग जुईचेन को जाओची ने लटकाया होता है, जबकि बाकी के सभी लोग नीचे खड़े सब कुछ देख रहे होते हैं और कहते हैं ये बंदा तो हमारे यंग मास्टर के जैसा ही दिखाई देता है, कहीं ये वाकई में हमारा यंग मास्टर तो नहीं है, कि ये तो बहुत ही जल्दी मरने वाला है क्योंकि इसके पास कुछ आखिरी सांसें चल रही है। किसी ने इसको बहुत ही बुरी तरह से पीट कर यहाँ पर लटका दिया है। ग्रैंड मास्टर वहाँ पर पहुंच जाते हैं। ग्रैंड मास्टर बड़ी स्पीड के साथ आगे बढ़ते हैं और अपनी एनर्जी का बड़ा सा हाथ बनाकर अपने यंग मास्टर को वहाँ से नीचे उतारने लगते हैं। बाकी के सभी लोग वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं क्योंकि उन्हें पता है यहाँ पर फाइट होने वाली है। इसी वक्त हमारा जाओची वहाँ से निकलता है कि एनर्जी के बने हुए हाथ के ऊपर अटैक करते हुए इसको डिस्ट्रॉय कर देता है। हेडमास्टर से कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम आसानी के साथ इसे यहाँ से लेकर जा सकते हो? फाइनली तुम यहाँ पर पहुंच आए, मैं तो कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। लगता है कि तुम्हें अपने इस पोते की कुछ ज्यादा फिक्र नहीं है, इसी वजह से तुमने यहाँ पर पहुंचने में इतना ज्यादा टाइम लगा दिया। एल्डर गुस्से के साथ अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं और जाओची से कहते हैं तुम जानवर कहीं के, अब तुम मेरे हाथों से नहीं बचने वाले। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि हमारे ह्यूमनली बर्निंग सेक्टर को प्रवोक करने का नतीजा क्या निकलता है। और यहाँ पर अपने एक स्पेशल मूव जिसका नाम बर्निंग ह्यूमन फ्लेम प्रायोरिटिक हेल होता है उसको यूज करते हैं। ऊपर की तरफ से एनर्जी को रिलीज करते हुए जाओची पर अटैक करते हैं, जबकि हमारा जाओची नीचे से अपनी तलवार को घुमाते हुए अपने फिनिक्स ब्रेक मूव को यूज करता है। जाओची उसके अटैक को डिस्पर्स करने के बाद से कहता है तुम्हारी ह्यूमनली बर्निंग सेक्टर का नाम तो बड़ा अच्छा है, लेकिन तुम्हारे पास जो फ्लेम्स है ये बहुत ज्यादा कमजोर है, मुझे तो तुम लोगों के ऊपर हंसी आती है। ग्रैंड एल्डर कहती है मैं तो इस बारे में भूल ही गया था कि तुम फायर से इम्यून हो और तुम्हारे पास फिनिक्स की फायर है, इसका मतलब तुम्हारे खिलाफ हमारी सारी फायर्स बिल्कुल बेकार है। तो फिर ठीक है, अब मैं यहाँ पर अपनी फायर पावर को यूज नहीं करूंगा, बल्कि अब मैं यहाँ पर अपने ह्यूमन बर्निंग ब्लेड को यूज करने वाला हूँ। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पास ब्लेड से बचने की काबिलियत भी है। मास्टर अपने ब्लेड को यूज करते हुए फिर से जाओची के ऊपर अटैक करते हैं। जाओची फिर से फिनिक्स ब्रेक मूव को यूज करते ऊपर की तरफ एनर्जी को रिलीज करता है, तो वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है, लेकिन ग्रैंड एल्डर को उस धमाके से ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। जाओची उसे कहता है तुम तो वाकई में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। ग्रैंड मास्टर भी उसे कहते हैं तुम भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तुम भी इतने कम नहीं हो, तुम कितने स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो जाए, तुम्हारे पास जो परफॉर्म एनर्जी है वो लिमिटेड है क्योंकि तुम इस वक्त अर्थ परफॉर्म राउंड के एक एक्सपर्ट हो कि मेरे सामने तो तुम कुछ भी नहीं हो। और साथ ही वो वहाँ पर अपनी स्पेशल पावर को यूज करते हुए अपनी डोमेन की पावर को एक्टिवेट करते हैं। ग्रैंड मास्टर डोमेन की पावर को एक्टिवेट करने के बाद जाओची से कहते हैं तुम इस डोमेन की पावर के अंदर से बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि डोमेन सिर्फ एम्परर लेवल के बंदे ही क्रिएट कर सकते हैं। जाओची अपनी तलवार को घुमाते हुए से कहता है ग्रैंड मास्टर क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम्हारी डोमेन मुझे यहाँ पर रोक पाएगी? मैं एक ऐसा मॉन्स्टर हूँ जो किसी भी डोमेन के अंदर नहीं टिक सकता, ये डोमेन मेरे सामने तो कुछ भी नहीं है। और वो अपनी तलवार को घुमाते हुए सारे अटैक्स करता है। ग्रैंड मास्टर भी इस बात से काफी हैरान होते हैं कि कहीं ये वाकई में इस डोमेन को तोड़ ना दे। जाओची वहाँ पर बार बार अपनी तलवार को घुमाते हुए काफी सारे स्लैशेस लगाता है, अपने ह्यूमनली वुल्फ स्लैश को यूज करते हुए डोमेन के ऊपर अटैक कर रहा था। थोड़ी देर में वहाँ पर एक धमाका होता है और जाओची इस डोमेन को तोड़ देता है। ग्रैंड एल्डर भी इस बात से काफी हैरान होती है और कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, इसने तो मेरी डोमेन को ही तोड़ दिया है। जाओची डोमेन को तोड़ने के बाद बाहर निकल आता है और ग्रैंड मास्टर से कहता है मैं तुम्हें पहले ही कह चुका हूँ कि तुम्हारी डोमेन मेरे सामने कुछ भी नहीं है। ग्रैंड मास्टर जल्दी से अपने पास से अपनी स्वर्ड निकालते हैं और जाओची से कहते हैं लगता है कि मैंने शुरुआत से एक बहुत बड़ी गलती कर दी, तुम्हारे खिलाफ किसी भी किस्म की फायर को यूज नहीं करना चाहिए था, सिर्फ और सिर्फ ब्लेड को यूज करूंगा। तो ग्रैंड मास्टर जल्दी से अपना ब्लेड निकालकर सामने की तरफ एक स्ट्राइक लगाते हैं। हमारा जाओची भी उस ब्लेड की स्ट्राइक को ब्लॉक करने में काफी ज्यादा दिक्कत होती है, की तरफ हटता है तो ग्राउंड के अंदर भी एक बड़ा सा गड़ा बन जाता है। जाओची कहता है स्ट्रेंथ तो वाकई में बहुत ज्यादा है, हालांकि मैं इसकी फायर को कंट्रोल कर सकता हूँ, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ को तो नहीं रोका जा सकता। ग्रैंड मास्टर बार बार अपने ब्लेड को घुमाते हुए जाओची के ऊपर बहुत सारी स्ट्राइक्स लगा रहे होते हैं और वो स्ट्राइक्स की एनर्जी की बनी होती है, फायर की नहीं होती। इसी वजह से जाओची को उन सारी स्ट्राइक्स को अवॉइड करना पड़ता है, वो बार बार उसकी स्ट्राइक्स को अवॉइड कर रहा होता है। ग्रैंड मास्टर जाओची से कहते हैं जैसा कि मैंने सोचा था, अब जबकि मैं यहाँ पर अपनी फ्लेम पावर को यूज नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ ब्लेड की स्ट्राइक्स को यूज कर रहा हूँ, इसी वजह से अब तुम्हें काउंटर अटैक करने का मौका भी नहीं मिल रहा। तुम्हारी बर्निंग सेक्टर के बाकी के जो डिसाइपल्स होते हैं वो लोग कहते हैं ग्रैंड मास्टर ने जाओची को वहाँ पर बिजी रखा हुआ है, चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं, जाकर अपने यंग मास्टर को वहाँ से ऊपर से नीचे उतारते हैं। सभी लोग जल्दी से भागते हुए अपने यंग मास्टर को उतारने के लिए आगे बढ़ते हैं, जबकि हमारा जाओची अपने फॉलिंग मून सिंगिंग स्टार मूव को यूज करते हुए ग्रैंड मास्टर के अटैक को ब्लॉक करता है। फिर साथ ही ऊपर की तरफ देखता है कि काफी सारे कल्टीवेटर्स यंग मास्टर जुईचेंग को बचाने के लिए जा रहे हैं। जाओची वहीं पर खड़े खड़े अपने फिनिक्स ब्रेक मूव को यूज करते हुए उनके ऊपर अटैक करता है। फिनिक्स ब्रेक वाला अटैक सीधा जाकर फैन जुईचेंग के ऊपर लगता है। जाओची उसकी बॉडी को वहाँ पर अपनी फिनिक्स की फायर के साथ जला देता है, वो उसको जिंदा जला देता है। सेक्टर पैट्रिक बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और चिल्लाकर जाओची से कहते हैं कमीने कहीं के तुमने क्या किया, तुमने मेरे बेटे को जिंदा जला दिया, तुम मेरे हाथों से नहीं बचने वाले, मैं तुम्हें मार डालूंगा, मेरा बेटा मुझे वापस चाहिए। और वो गुस्से के साथ जाओची के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। जैसे वो जाओची के करीब पहुंचते हैं, जाओची अपनी तलवार को घुमाते हुए उसके ऊपर सिर्फ फेक स्ट्राइक लगाता है और उसको भी बहुत ज्यादा जख्मी कर देता है। जाओची ने यहाँ पर फैन जुईचेंग को मार दिया है, जबकि सेक्टर पैट्रिक यानी कि उसके डैड को जख्मी कर दिया है। ग्रैंड मास्टर जो कि फैन जुईचेंग के दादाजी है वो कहते हैं तुमने मेरे पोते की जान ले ली और मेरे बेटे को बहुत ज्यादा जख्मी कर दिया, तुम दोनों के दरमियान में अब ये दुश्मनी है, ये ऐसे नहीं मिटने वाली जब तक हम दोनों एक दूसरे के पूरे खानदान को डिस्ट्रॉय न कर दें। अगर मुझे यहाँ पर अपने सारे के सारे ब्लड एसेंस को यूज करते हुए तुम्हारे पर अटैक क्यों ना करना पड़े, मैं तब भी करूंगा। तो ग्रैंड मास्टर यहाँ पर अपनी ह्यूमनली बर्निंग सेक्टर की एक और सीक्रेट आर्ट को यूज करते हैं जिसका नाम बर्निंग ह्यूमन प्रिंट होता है। वो बर्निंग ह्यूमन प्रिंट को यूज करते हुए एक ब्लेड बनाते हैं जिसका नाम पियर्सिंग सन ब्लेड होता है। अपने उस नजी के बने हुए ब्लेड के साथ जाओची के ऊपर अटैक करते हैं। वो ब्लेड जाओची के कंधे के अंदर से निकल जाता है, यानी कि वो उसके कंधे को पियर्स करता है। जाओची भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है। साथ ही जाओची भी अपनी तलवार को घुमाते हुए ग्रैंड मास्टर के ऊपर अटैक करता है, लेकिन ग्रैंड मास्टर जंप करते हुए पीछे की तरफ हट जाते हैं और अटैक को अवॉइड कर लेते हैं। ग्रैंड मास्टर जाओची से कहते हैं ये बात तो मानना पड़ेगी कि तुम वाकई में एक महान वॉरियर हो, तुम एक जीनियस हो जो फ्यूचर में बहुत ज्यादा पावरफुल बन सकते हो, लेकिन इसी वजह से तो हमें तुम्हें यहीं पर मारना होगा ताकि तुम फ्यूचर में ब्लूम ना कर सको, इससे ज्यादा पावरफुल ना बन सको। ग्रैंड एल्डर भी वहीं पर आ जाता है और ग्रैंड मास्टर से कहता है ग्रैंड मास्टर मैं भी यहाँ पर आपकी हेल्प करने के लिए आया हूँ, दोनों मिलकर इसके ऊपर अटैक करते हैं। इस लड़के ने यहाँ पर हमारे ह्यूमनली बर्निंग सेक्टर को डिस्ट्रॉय कर दिया, हमारे बहुत सारे डिसाइपल्स को मार दिया है और बहुत सारे एल्डर्स की जान ली है। इस लड़की को अगर हम लोग यहाँ पर 1000 बार भी मार ले, यानी कि ये हमारी दुश्मनी अगले 1000 जन्मों तक चलती रहेगी, जब तक ये दोबारा पैदा होता रहेगा हम इसे हर बार ढूंढकर मार डालेंगे। मुझे पता है कि आप कभी भी मेरे साथ हाथ मिलाकर किसी के साथ फाइट नहीं करना चाहेंगे, लेकिन इस वक्त
वक्त हम लोग अपने हिमालय बर्निंग सेक्टर के लिए फाइट कर रहे हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे फाइट करने देंगे। मास्टरों से कहते हैं हाँ क्यों नहीं, चलो ठीक है। हम लोग अपनी पुरानी दुश्मनी को भूल जाते हैं और यहाँ पर अपने कॉमन दुश्मन के साथ फाइट करते हैं। चाहता हूँ कि तुम इस लड़की को यहाँ से भागने का कोई भी मौका मत देना। चलो दोनों मिलकर इसके ऊपर अटैक करते हैं। तो यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 107 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेटेड के एपिसोड 108 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था ग्रैंड मास्टर और ग्रैंड एल्डर दोनों वहां पर आपस में हाथ मिला लेते हैं और कहते हैं चलो मिलकर इसके ऊपर अटैक करते हैं कि ये हम दोनों का कॉमन एनिमी है, इसने हमारे हिमालय बर्निंग सेक्टर को डिस्ट्रॉय किया है। ग्रैंड मास्टर से कहते हैं ठीक है, फिर ध्यान रखना लड़की को यहाँ से भागने का कोई भी मौका मत देना। आज मैं इस लड़की को यहाँ पर जरूर मार डालूंगा। हमारा जाउची भी जल्दी से अपनी तलवार उठाता है और कहता है हाँ क्यों नहीं, चलो यहाँ पर फाइट करते हैं। देखने वाले बाकी के डिसाइपल्स कहते हैं ग्रैंड मास्टर और ग्रैंड एल्डर दोनों ने आपस में हाथ मिला लिया है, तो ये लड़का नहीं बचेगा, जाउची यहाँ पर मारा जाएगा। वो दोनों ही मास्टर अपनी पावर्स को रिलीज कर देते हैं, जबकि जाउची अकेला उन दोनों के सामने खड़ा होता है। तो वहीं पर खड़े खड़े अपनी फिनिक्स की फायर को एक्टिवेट करते हुए इम्प्रिंट्स बना लेता है। वो अपने परफॉर्म हैंडल को यूज करते हुए अपने 4 शैडो क्लोन्स बनाता है और बड़ी स्पीड के साथ उन दोनों मास्टर्स के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जबकि उनमें से एक मास्टर जल्दी से अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए एनर्जी की बनी हुई चेन्स के साथ हमारे जाउची के इम्प्रिंट्स के ऊपर अटैक करता है। जाउची के इम्प्रिंट्स अपनी तलवार को सामने की तरफ करते हुए उनके अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं। मास्टर की चेन्स को वहां पर काट रहे होते हैं कि जाउची आगे बढ़ता है, ग्रैंड एल्डर के ऊपर अटैक करता है। ग्रैंड एल्डर अपनी तलवार को सामने की तरफ करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे होते हैं। उन्हें काफी ज्यादा मुश्किल हो रही होती है। जी अपनी तलवार के ऊपर प्रेशर डालते हुए उसे उठाकर नीचे की तरफ पटक देता है, जिससे वो ग्रैंड एल्डर नीचे जाकर गिर जाते हैं। तो जब वो नीचे गिरते हैं तो नीचे गिरने के बाद वो अपने ग्रैंड मास्टर से कहते हैं ग्रैंड मास्टर इस लड़के के हाथ में जो तलवार है वो एक एम्बर परफॉर्म लेवल की तलवार है। मेरे पास जो वेपन है एक अर्थ परफॉर्म रैंक का वेपन है, इसलिए मेरा वेपन इसके सामने नहीं टिक सकता। इसकी तलवार एक बहुत ज्यादा भारी है और ऊपर से वो एक एम्पर लेवल की तलवार है, इसने तो मेरे वेपन की पावर को एब्सोल्युटली सप्रेस कर दिया। अब बताएंगे मुझे क्या करना है। ग्रैंड मास्टर उसे कहते हैं जिया इसके ऊपर फ्लेम्स के अटैक बेकार है, इसलिए तुम्हें अपने हिमालय बर्निंग सेक्टर की आर्ट्स को छोड़कर अपने ब्लेड को यूज करना होगा। लड़के के खिलाफ हम लोग फायर को यूज नहीं कर सकते, इसके अलावा जितने भी अटैक्स हैं वो इस्तेमाल करो, स्पेशली अपनी प्रिंट टेक्निक को यूज करो। प्रिंट वाली टेक्निक इसके खिलाफ ज्यादा मौसर है। मास्टर से कहते हैं ठीक है मास्टर मैं समझ गया, मैं भी यहाँ पर इम्प्रिंट टेक्निक को यूज करने वाला हूँ। ग्रैंड मास्टर हमें यहाँ पर अपनी हिमालय बर्निंग सेक्टर की प्रिंट टेक्निक के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं ये प्रिंट टेक्निक ये काफी ज्यादा स्पेशल टेक्निक है, ये एक सीक्रेट डार्क टेक्निक है और सिर्फ वही लोग इसको परफॉर्म कर सकते हैं जो कि एम्पर परफॉर्म ड्राम में है, क्योंकि इस टेक्निक को यूज करने में बहुत सारी पावर वेस्ट होती है। ग्रैंड मास्टर कहते हैं तो मुझे यहाँ पर अपनी इम्प्रिंट टेक्निक को यूज करना पड़ेगा। वो ऊपर हवा में चले जाते हैं और अपनी इम्प्रिंट टेक्निक को यूज करते हुए एनर्जी को रिलीज करते हैं। तो इम्प्रिंट टेक्निक में होता क्या है कि बहुत सारे हाथ जो कि एनर्जी के बने होते हैं वो ऊपर से नीचे की तरफ गिरते हैं। जाउची को उन सारे हाथों को वहाँ पर ब्लॉक करना होता है या फिर उनसे बचना होता है। जाउची यहाँ पर अपनी ब्रोकन शैडो टेक्निक को यूज करते हुए बड़ी स्पीड के साथ उन सारे गिरने वाले हाथों को जो कि एनर्जी से बने होते हैं उनको डॉज कर रहा होता है। वो उन सभी से साइड पर हट रहा होता है ताकि वो हाथ उसके ऊपर ना गिरे। ग्रैंड एल्डर भी यहाँ पर अपनी इम्प्रिंट टेक्निक को रिलीज कर रहे होते हैं। वो कहते हैं मैंने यहाँ पर 100 से भी ज्यादा इम्प्रिंट्स उस लड़के के ऊपर भेजे होंगे, लेकिन वो कोई इनमें से एक भी इसको हिट नहीं कर पाया। मेरी यहाँ पर काफी सारी परफॉर्म एनर्जी वेस्ट हो चुकी है, मैं क्या करूँ, मेरे पास ज्यादा एनर्जी नहीं बची। ग्रैंड मास्टर यहाँ पर हिमालय बर्निंग माउंटेन प्रिंट यूज करते हैं, यानी कि एक बड़ा सा हाथ बना लेते हैं और उस बड़े से हाथ के साथ जाउची के ऊपर अटैक करते हैं। जबकि हमारा जाउची फिर से अपनी तलवार को घुमाते हुए अपने फिनिक्स ब्रेक मूव को यूज करता है। एनर्जी का बना हुआ एक टोर्नेडो सा बनाकर ऊपर की तरफ भेजता है ताकि उस बड़े से हाथ को वहाँ पर ब्लॉक किया जा सके। ग्रैंड मास्टर सोच रहे होते हैं वैसे तो मैं इस लड़के को जिंदा पकड़ना चाहता था क्योंकि मैं इसको टॉर्चर करके मारना चाहता था, लेकिन अब मेरे पास और कोई भी रास्ता नहीं बचा। वो ग्रैंड एल्डर से कहते हैं सिया चलो जल्दी से मुझे अपनी मदद दो, मुझे तुम्हारी परफॉर्म एनर्जी चाहिए। हम दोनों मिलकर इसको डायरेक्टली हेल में भेज देते हैं। वो दोनों यहाँ पर अपनी पावर्स को इंक्रीज करते हैं। ग्रैंड मास्टर सामने की तरफ खड़े होकर अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं, जबकि ग्रैंड एल्डर उसकी पीछे वाली साइड पर खड़े होकर अपनी परफॉर्म एनर्जी को उसकी बॉडी में ट्रांसफर करते हैं। ग्रैंड मास्टर जाउची से कहते हैं लड़के तुमने हमारे सेक्टर के साथ अच्छा नहीं किया, बहुत सारे लोगों को मार डाला। ये बूढ़ा मास्टर तुम्हारी बॉडी के बहुत सारे पीसेस करने वाला है, उसी के बाद तुम्हें पता चलेगा कि दर्द क्या होता है। ग्रैंड मास्टर यहाँ पर अपनी हिमालय बर्निंग सेक्टर की सीक्रेट टेक्निक को यूज कर रहे हैं, यानी कि प्रिंट टेक्निक को, लेकिन इस बार बहुत सारी एनर्जी को कंबाइन करते हुए इस टेक्निक को आखिरी लेवल तक पहुंचा दिया है। यानी कि वो यहाँ पर जिस टेक्निक को यूज करते हैं उसका नाम बर्निंग गॉड प्रिंट होता है और वो साइज में बहुत ज्यादा बड़ा होता है। जाउची के लिए अब जगह नहीं है उसको अवॉइड करने के लिए। जाउची यहीं पर अपनी तलवार को घुमाते हुए हिमालय वुल्फ स्लैश को यूज करता है और सामने की तरफ से रिलीज करता है। की वुल्फ स्लैश मास्टर के हिमालय बर्निंग गॉड पाम के साथ टकराती है। जाउची उसको पीछे की तरफ दबा रहा होता है, जबकि मास्टर कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, ये मेरी एनर्जी को सप्रेस कैसे कर सकता है। वो जिया से कहते हैं जिया और ज्यादा पावर को एनहांस करो, मुझे और ज्यादा परफॉर्म एनर्जी चाहिए। या जब पीछे से और ज्यादा परफॉर्म एनर्जी को उनकी बॉडी में एंटर करते हैं, मास्टर की पाम की टेक्निक की पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और जाउची की एनर्जी नीचे की तरफ सप्रेस हो जाती है। जाउची भी इस एनर्जी के साथ ही नीचे गिर जाता है। वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है, मुझे काफी ज्यादा धुआं होता है, इसलिए वहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा था कि क्या जाउची जिंदा है या फिर मर गया है। ग्रैंड मास्टर कहते हैं उसने हमारी हिमालय बर्निंग गॉड प्रिंट की 70% पावर को तो सप्रेस कर दिया, लेकिन 30% पावर अभी बाकी थी। 30% पावर भी उसकी बॉडी के साथ हिट हुई है, तो उसके सारे इंटरनल ऑर्गन्स अंदर से बर्स्ट हो गए होंगे। अब उस लड़के के बचने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है। ग्रैंड मास्टर कहते हैं मुझे उम्मीद है कि वो लड़का अभी तक ठीक होगा। अगर वो लड़का ठीक है तो हम लोग उसको पकड़कर उसको बंदी बना सकते हैं और उसे सारी जिंदगी के लिए टॉर्चर कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए इतनी ज्यादा आसान मौत तो नहीं होने वाली। हटने के बाद हमारे जाउची की तरफ दिखाते हैं। जाउची के सारे कपड़े फाड़ चुके होते हैं। जाउची हंसना शुरू कर देता है और साथ ही वो गुस्से में भी होता है और उनसे कहता है तुम लोगों ने मुझे यहाँ पर गुस्सा दिला दिया है, अब देखो मैं तुम्हारा क्या करता हूँ। हमारा जाउची गुस्सा आने के बाद अब अपनी फिनिक्स फ्लेम्स को वहाँ पर रिलीज कर रहा था। वो बहुत सारी फिनिक्स फ्लेम्स को रिलीज करता है और साथ ही वो अपने इवल गॉड के थर्ड गेट को भी ओपन कर देता है। जाउची थर्ड गेट को ओपन करता है तो उसके साथ इस पैकेज में उसे जो स्पेशल मूव मिलता है उसका नाम डिस्ट्रॉइंग स्काई डेसिमेटिंग अर्थ होता है। वो स्पेशल मूव को यूज करता है और उसका ये वाला मूव काफी ज्यादा पावरफुल होता है। ग्रैंड मास्टर और ग्रैंड एल्डर दोनों ही उसकी प्रेशर की वजह से पीछे की तरफ हटते हैं। जल्दी से जंप करते हुए हवा में
चला जाता है और अपने स्पेशल मूव एम्फिरियन डांस ऑफ द फीनिक्स विंग को यूज करता है। अपनी बड़े से एनर्जी के बने फीनिक्स के साथ दोनों मास्टर्स के ऊपर अटैक करता है और उनसे कहता है अब मैं तुम दोनों को हेल में भेजने वाला हूँ। तो हेल में जाने के बाद अपने इंसेस्टर्स को इस बारे में जरूर बताना। ह्यूमनली बर्निंग सेक्टर को जिस लड़के ने डिस्ट्रॉय किया है उसका नाम जुंची था। जाओची जब अपनी फीनिक्स फायर के साथ उनके ऊपर एक जबरदस्त अटैक करता है तो दोनों ही एल्डर्स ऊपर से नीचे की तरफ गिर जाते हैं और डायरेक्टली उसकी फायर के साथ हिट होते हैं। जाओची को भी महसूस हो जाता है कि वो ज्यादा देर तक अब यहाँ पर फाइट नहीं कर पाएगा। उसने इवल कार्ड के थर्ड गेट को ओपन किया है और थर्ड गेट को वो ज्यादा देर तक ओपन नहीं रख सकता। जाओची जल्दी से लिटिल चांद से कहता है लिटिल चांद चलो जल्दी से यहाँ से निकलते हैं, काफी वीक हो चुका हूँ। तो वो लिटिल चांद के ऊपर बैठकर वहाँ से भाग जाता है। जाओची के वहाँ से चले जाने के बाद बाकी के बचे कुछ डिसाइपल्स भागते हुए उस गड़े की तरफ आते हैं जहाँ पर वो दोनों एल्डर्स गिरे होते हैं। भागते हुए आकर अपने दोनों एल्डर्स को चेक करते हैं। सेक्टर के जो ग्रैंड एल्डर होते हैं वो तो मर चुके होते हैं लेकिन ग्रैंड मास्टर अभी तक जिंदा होते हैं लेकिन बहुत ही बुरी हालत में होते हैं। डिसाइपल्स भागते हुए उनके पास आते हैं और कहते हैं मास्टर क्या आप ठीक है, ग्रैंड एल्डर तो मर चुके हैं। ग्रैंड मास्टर उनसे कहते हैं चलो ठीक है अब मुझे उठाकर ले जाओ, मुझे सेक्टर में वापस जाना है। बाकी के सभी लोग भी बातें करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं हमारे ग्रैंड मास्टर बहुत ही बुरी तरह से जख्मी है, ग्रैंड एल्डर तो मर चुके हैं और इसके साथ साथ सेक्टर पैट्रियार्च भी मर चुके हैं, अब बेटा भी मर चुका है। इसका मतलब तो यह है कि ह्यूमनली बर्निंग सेक्टर खत्म हो चुका है। हमारा ह्यूमनली बर्निंग सेक्टर 4 बड़े सेक्टर्स में से एक सेक्टर हुआ करता था ब्लू विंड इंपीरियल सिटी का। अब हमें नहीं लगता कि अब हमारा ह्यूमनली बर्निंग क्लैन 2 बड़े सेक्टर्स में एक बड़ा सेक्टर कहलाने के लायक बचा है। ग्रैंड मास्टर को उनके क्लैन में वापस ले आया जाता है। वो मेन हाल में होती है जहाँ पर उनका दूसरा बेटा उनके पास होता है। वो भागता हुआ उनके पास आता है और कहता है फादर क्या आप ठीक है, आपकी बॉडी तो बहुत ही बुरी तरह से जख्मी है। मास्टर उसे कहती है तुम्हें मेरे बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं अभी नहीं मरने वाला, चाहता हूँ कि तुम जल्दी से जाओ और जाकर देखो तो लड़का दोबारा से वापस ना जाए और ह्यूमनली बर्निंग सेक्टर को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय ना करे। मैं चाहता हूँ कि उसे ह्यूमनली बर्निंग सेक्टर को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करने से रोको। उनका बेटा उनसे कहता है फादर आपको पता है कि हमारा ह्यूमनली बर्निंग सेक्टर पिछले 1000 साल से यहाँ पर है, हमने पिछले 1000 साल से यहाँ पर अपनी रेपुटेशन बनाई है, बहुत कुछ हासिल किया है, लेकिन एक लड़के ने यहाँ पर आकर इतनी ज्यादा तबाही मचा दी। हम लोग अपने इतने ज्यादा सालों की मेहनत को इतनी आसानी के साथ कैसे जाने दे सकते हैं, ना हम लोग मरने के बाद दूसरी दुनिया में अपने एंसेस्टर्स को जाकर क्या जवाब देंगे। ग्रैंड मास्टर उसे कहते हैं इस वक्त हमारे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शंस हैं। पहला सोल्यूशन तो ये है कि हमें अपने आसपास के लोगों से मदद मांगना होगी, ठीक है, बाकी के 3 बड़े सेक्टर से। और तुम्हें पता है कि बाकी के 3 बड़े सेक्टर्स में से एक फ्रोजन क्लाउड पैलेस है और तुम्हें पता है कि फ्रोजन क्लाउड पैलेस की मेडन्स कभी भी हमारी मदद करने के लिए नहीं आएंगी क्योंकि वो कभी किसी सेक्टर की मदद नहीं करती। तो हमारे पास सिर्फ 2 ही सेक्टर्स बचते हैं, एक ह्यूमनली स्वर्ड विला के लोग हैं और दूसरे जाओ सेक्टर वाले हैं। हम सिर्फ इन दोनों से मदद ले सकते हैं। ह्यूमनली स्वर्ड विला के ग्रैंड मास्टर के साथ मेरे बहुत ही अच्छे ताल्लुकात थे, बहुत ही अच्छा दोस्त था, तो है कि वो मेरी मदद करने के लिए जरूर आए। और रही बात जाओ सेक्टर वालों की, तो जाओ सेक्टर वाले हमारी मदद करने इसके चांसेस बहुत ज्यादा कम है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम जेट ट्रांसमिशन को यूज करो, उन दोनों सेक्टर्स को मैसेज भिजवाओ, पता उनमें से कोई सेक्टर जहाँ पर हमारी मदद करने के लिए आ जाए। इसी में नेक्स्ट सीन जाओ सेक्टर का दिखाया जाता है। जाओ सेक्टर वालों को जब ये मैसेज मिलता है तो वो लोग आपस में बैठकर डिसाइड कर रहे होते हैं। उनमें से एक एल्डर कहता है इस लड़के जाओची ने ह्यूमनली बर्निंग सेक्टर की हालत बहुत ज्यादा बुरी कर दी। सिर्फ एक लड़के ने एक बड़े क्लैन को ह्यूमनली बर्निंग सेक्टर जिसमें बहुत ही पावरफुल एम्परर लेवल के मास्टर भी है, वो बहुत ही बुरी तरह से धूल चटा दिया और बहुत सारे एल्डर्स को मार दिया है। इस तरह के लड़के जो कि एक छोटा डीमन की तरह है, इसको प्रोवोक करना बहुत ज्यादा गलत होगा। हमने इसको गुस्सा दिला दिया तो ये हमारे पर भी अटैक करेगा। ग्रैंड मास्टर कहते हैं कल की मीटिंग में अरे सेक्टर के जितने भी लोग हैं, जाओ सेक्टर के सभी लोगों को ये बात बता दी जाए कि आज के पास जुंची या फिर उसके करीब के जितने भी लोग हैं उनसे दूर ही रहना है, ना ज्यादा हो सके उससे दूर रहा जाए क्योंकि वो लड़का पागल है, एक छोटे डीमन की तरह है, वो कभी भी हमारे सेक्टर के ऊपर अटैक कर सकता है अगर हमने उस लड़के को गुस्सा दिला दिया। अगर हम सभी लोगों की जान इसी में बचती है तो हम लोग ये करने को तैयार हैं, तो उसे गुस्सा नहीं दिलाएंगे। सेक्टर पैट्रियार्च उस मैसेंजर से कहते हैं जाकर उनको वापस से मैसेज भेज दो कि हम लोग उनकी मदद को नहीं आने वाले, क्योंकि हम लोगों की उनके साथ अच्छी दोस्ती तो है, क्योंकि हम लोग हमेशा सेक्टर्स के साथ अच्छा ताल्लुक रखते हैं। हमारी दोस्ती इतनी भी नहीं है कि हम लोग उनकी खातिर किसी ऐसे मॉन्स्टर को जगा दें जो कि हमारे सेक्टर को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। अगर उनको बता दो हम उनकी मदद को नहीं आएंगे। मैसेंजर उनसे कहता है लेकिन सर ह्यूमनली बर्निंग सेक्टर के पैट्रियार्च जिन्होंने ये मैसेज भिजवाया उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि अगर हम लोगों ने उनकी मदद नहीं की तो ह्यूमनली बर्निंग सेक्टर डिस्ट्रॉय होने के बाद वो लड़का आपके जाओ सेक्टर को डिस्ट्रॉय करेगा। आपके जाओ सेक्टर से वो लड़का हमारे सेक्टर से भी ज्यादा नफरत करता है और उसके पास आपके सेक्टर को डिस्ट्रॉय करने की वजह भी है, अगली बारी आपकी होगी। सेक्टर पैट्रियार्च गुस्से के साथ उसे कहते हैं ये क्या बकवास है, क्या उसे लगता है कि वो यहाँ पर हमें इस तरह धमका सकता है? हमने कभी भी जुंची को प्रोवोक नहीं किया, ना ही हमारा जुंची के साथ कोई ताल्लुक है, हम तो इस लड़के को पहले से जानते भी नहीं है। इस लड़के का हमारे जाओ सेक्टर के खिलाफ क्या हो सकता है जो हमें मारने के लिए वो यहाँ पर आएगा? अभी सेक्टर पैट्रियार्च को इस बारे में नहीं पता कि वो भी जाओ सेक्टर का ही एक हिस्सा है। यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 108 का एंड करेंगे। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या जाओ सेक्टर वाले और ह्यूमनली स्वर्ड विला वाले जुंची को मारने के लिए ह्यूमनली बर्निंग सेक्टर का साथ देने को तैयार होंगे या नहीं। आज भी सिर्फ 2 ही एपिसोड्स होंगी क्योंकि मैं कल से काफी ज्यादा बिजी हूँ और मैंने अभी तक अगले चैप्टर्स को पढ़ा नहीं है। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? रीइंकार्नेटेड के एपिसोड 109 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था जाओ सेक्टर के पैट्रियार्च के पास एक मैसेंजर आता है और उन्हें बताता है ह्यूमनली बर्निंग सेक्टर के लोगों ने हमारे पास मैसेज भिजवाया है, वो लोग अपने लिए मदद चाहते हैं क्योंकि जुंची ने उनके सेक्टर तकरीबन तबाही कर दिया है। सेक्टर पैट्रियार्च से कहते हैं हमें इस मसले में नहीं पड़ना क्योंकि वो लड़का बहुत ज्यादा फियर्स है और हमारे सेक्टर को बर्बाद कर सकता है, बहुत सारे लोग मारे जाएंगे, इसलिए उनको बता दो कि हम लोग उनके लिए मदद को नहीं भेज सकते। मैसेंजर उनसे कहता है लेकिन उन लोगों ने ये भी बताया कि जाओ सेक्टर वाले भी नहीं बचेंगे क्योंकि उस लड़के का सेक्टर के साथ कोई कनेक्शन है और वो हमसे बहुत ज्यादा गुस्सा है। पैट्रियार्च से कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, वो हमारे बारे में ऐसा कैसे कह सकते हैं? जाओची यानी जुंची का हमारे फैक्ट सेक्टर के साथ क्या ताल्लुक हो सकता है? तो वो मैसेंजर उनसे कहता है सर आपको याद है आज से तकरीबन 3 साल पहले हमारे पैट्रियार्च के मरने से पहले उन्होंने अपने लिए एक बिल छोड़ी थी। उन्होंने कहा था कि उनका जो जाओ क्लैन है फ्लोटिंग क्लाउड सिटी में है, वहाँ के लोगों में से एक ब्लड लाइन के मेंबर को यहाँ पर लेकर आया जाएगा। इसी वजह से हमने अपने यंग मास्टर को वहाँ पर भेजा था, उन लड़कों में से किसी एक डिसाइपल को यहाँ पर लाने के लिए। वहाँ पर चला गया और वहाँ पर जाने के बाद आपको तो पता है कि वो किस किस्म का लड़का था जो हमने वहाँ पर भेजा था, बहुत ही ठरकी किस्म का बंदा था। वहाँ पर एक लड़का था जिसका नाम जाओची था, उसकी नई नई शादी हुई थी और उसकी बीवी बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। उसकी बीवी को हासिल करने के लिए और साथ ही उसकी आंटी के ऊपर भी उसका दिल आ गया
किया था। उन दोनों को हासिल करने के लिए उसने वहाँ पर बहुत ज्यादा उधम मचाया था। बहुत सारे लोगों के ऊपर इल्जाम भी लगाए, जहाँ तक कि उस लड़के जाउची को उसने सेक्टर से भी निकलवा दिया था। तो आपके यंग मास्टर ने वहाँ पर जाकर सब कुछ जिसके साथ किया था वही जाउची, वही आज का युनची है। यार उसकी बात सुनने के बाद कहते हैं, अगर तुम वाकई में सच कह रहे हो कि ये युनची ही जाउची है, वही लड़का है जिसके साथ हमारे यंग मास्टर ने बुरा किया है, तो मतलब तो ये है कि वो हीवनली बर्निंग सेक्टर से ज्यादा हमसे नफरत करता है कि हमारी वजह से उसे घर से निकाल दिया गया। ऊपर से उसकी पावर इतनी ज्यादा है कि वो हमारे सेक्टर को बर्बाद कर सकता है। चलो ठीक है, फिर जाकर मैं अपने फादर से इस बारे में बात करना होगी। मैं अपने फादर के पास जाता हूँ और जाकर उनसे पूछता हूँ कि इस मसले को कैसे हल किया जाए। एक सीन कुछ दिनों के बाद का दिखाया जाता है हीवनली बर्निंग सेक्टर का। हीवनली बर्निंग सेक्टर में जाओ सेक्टर से एक कैरेक्टर को भेजा जाता है, क्योंकि जाओ सेक्टर में ग्रैंड सेक्टर मास्टर का ट्विन ब्रदर होता है और उसका नाम जाओ वूजी होता है। जाओ वूजी वहाँ पर अपनी स्पेशल टेक्निक को लेकर आया होता है इनका साथ देने के लिए, ताकि ये सभी लोग मिलकर युनची को मार सकें। और वो सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं कि जाओ सेक्टर वालों ने यहाँ पर एक एम्परर लेवल के मास्टर को भेज दिया है। जाओ वूजी अपने पास से एक स्पेशल ऑर्ब को निकालते हैं और कहते हैं ये एक बहुत ही स्पेशल ऑर्ब है। स्पेशल ऑर्ब को हीवन डेसिमेटिंग ऑर्ब कहा जाता है। इस ऑर्ब को मैंने अगर एक बार यूज किया तो युनची भी इससे नहीं बच पाएगा। हम लोग बड़ी आसानी के साथ युनची को पकड़ लेंगे। ये वाला सिंगल ऑर्ब उसके लिए काफी है, लेकिन मैं जहाँ पर उस लड़के से फाइट करने के लिए अपने साथ पूरे 5 हीवनली डेसिमेटिंग ऑर्ब्स लेकर आया हूँ। इसका मतलब युनची के बचने का कोई भी चांस नहीं है। अब बस इंतजार करना है कि वो वापस कब आता है। यहीं से नेक्स्ट सीन हमारा जाउची का दिखाया जाता है। जाउची वहाँ से हीवनली बर्निंग सेक्टर से जाने के बाद जंगल में बैठा कल्टीवेट कर रहा होता है। जाउची कहता है तो कुछ दिनों के ग्रेट वे बुद्धा की पावर को यूज करने के बाद मेरी सारी इंजरीज हील हो चुकी है। ना सिर्फ मेरी इंजरीज हील हुई है, बल्कि मैं अब अर्थ पर फाउंड ग्राउंड के 7th लेवल पर पहुंच चुका हूँ, यानी कि मैंने एक लेवल के हिसाब से ब्रेक थ्रू भी किया है। आज रात मैं हीवनली बर्निंग सेक्टर को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दूंगा। इस रात हीवनली बर्निंग सेक्टर वालों की आखिरी रात होगी। मोली जाउची से कहती है जब तुम यहाँ पर बैठकर अपने आप को रिकोपरेट कर रहे थे उस वक्त मुझे कुछ महसूस हुआ है। हीवनली बर्निंग सेक्टर में जहाँ पर पहले 2 एम्परर राम के मास्टर थे, अब वहाँ पर 3 एम्परर राम के मास्टर्स हैं। हालांकि जो नया मास्टर वहाँ पर अपीयर हुआ है वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, ग्रैंड मास्टर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसका लेवल उससे कम है, लेकिन लगता है कि उसके पास काफी सारे ऐसे मेथड होंगे जिनसे वो तुम्हें हरा सकता है, इसीलिए तो वो यहाँ पर आया है। इसकी पावर को सेंस करते हुए मैं इतना तो बता सकती हूँ कि हीवनली बर्निंग सेक्टर से नहीं है, बल्कि किसी दूसरे बड़े सेक्टर से यहाँ पर आया होगा। जाउची कहता है मुझे भी ऐसा ही लगता है। मुझे लगता है कि उन लोगों के पास मदद आ चुकी है और उन्होंने आसपास के सेक्टर से मदद मांगी होगी। तो या तो हीवनली स्वर्ड विलाज या फिर जाओ सेक्टर से ही कोई लोग इनकी मदद कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी ऐसा पावरफुल बंदा नहीं है जो कि इनकी मदद कर सके। जाउची जल्दी से अपने लेटर चांद के ऊपर बैठता है और कहता है चलो जल्दी से वापस चलते हैं और चल के देखते हैं कि हीवनली बर्निंग सेक्टर में क्या चल रहा है और वो किस महान वॉरियर को यहाँ पर लेकर आए हैं मुझसे निमटने के लिए। हमारा जाउची वापस आने के बाद फिर से चिल्लाकर उन सभी से कहता है हीवनली बर्निंग सेक्टर के सभी कमीने लोगों, हमारा ग्रैंड डैडी युनची यहाँ पर वापस आ चुका है, चलो जल्दी से बाहर निकलो और अपनी मौत को एक्सेप्ट करो। भी लोग इसकी बात सुनने के बाद कहते हैं ये तो युनची है, लेकिन इसकी बॉडी के ऊपर जो गहरे जख्म थे वो इतनी जल्दी से हील कैसे हो गए। ना सिर्फ ये इसके जख्म हील हुए हैं, बल्कि इसकी परफॉर्मेंस एनर्जी भी पहले से बढ़ चुकी है। अब ये अपनी अर्थ परफॉर्म राउंड के 7th लेवल पर प्रमोट हो चुका है। ये तो वाकई में एक छोटे मॉन्स्टर की तरह है, इसकी एनर्जी तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही, बढ़ती जा रही है। तो ग्रैंड मास्टर जाउची से कहते हैं युनची तुम बहुत ज्यादा बुरे हो, तुमने यहाँ पर मेरे बेटे को मार डाला और साथ में मेरे ग्रैंडसन को भी मारा है, तुम्हें सब की अब कीमत चुकाना पड़ेगी। आज तुम यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा सकते, तुमने वापस आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। युनची उनसे कहता है तुम सभी लोग तो बहुत ज्यादा एरोगेंट हो, लगता है कि तुम्हारे पास कोई ऐसा पावरफुल बंदा आ गया है जो तुम्हारी मदद कर सकता है। मैं भी तो देखूं कि इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस तुम्हें मिल कहां से रहा है। खाओ जरा कौन सा एल्डर तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ पर आया है। यही तो नहीं जो तुम्हारे पीछे खड़ा है, क्या ये वो नया एल्डर है जो तुम्हारी मदद करने वाला है। अब वूजी भी निकलते हैं और उसे कहते हैं हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। और वो जल्दी से अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए हमारे जाउची के ऊपर अटैक करते हैं। हमारा जाउची अपनी तलवार को सामने करते हुए उसके पहले अटैक को अवॉइड कर लेता है। जाउची कहता है इस बंदे की पावर तो काफी ज्यादा है, साथ ही वो मास्टर जाओ वूजी उसके ऊपर बार-बार स्ट्राइक्स लगाता है। तुम्हारा जाउची बार-बार उसकी स्ट्राइक्स को अवॉइड कर रहा होता है। कुछ स्ट्राइक को वो यहाँ पर ब्लॉक करता है, जबकि ज्यादातर स्ट्राइक्स को वो यहाँ पर अवॉइड करता है। तुम्हारा जाउची भी जंप करते हुए नीचे उतर आता है। सामने मास्टर जाओ वूजी होता है। मास्टर वूजी से कहते हैं लगता है कि तुम्हारे पास काफी ज्यादा स्ट्रेंथ है, तो मुझे भी यहाँ पर अब सीरियस होना पड़ेगा। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। यहाँ पर एक स्पेशल मूव जिसका नाम एक्सट्रीम विंड डोमेन होते हैं उसको यूज करते हैं। एनर्जी का बना हुआ एक बड़ा सा मोमेंटर बनता है और वो जाउची की तरफ आगे बढ़ता है, जबकि हमारा जाउची अपने फिनिक्स ब्रेथ मूव को यूज करते हैं बड़ी आसानी के साथ मास्टर जाओ वूजी के स्टैक को डेसिपेट कर देता है। ऐसे ही हमारा जाउची उसके अटैक को डेसिपेट करता है। उसी वक्त मास्टर जाओ वूजी अपने पास से वही ऑर्ब निकालते हैं। डेसिमेटिंग ऑर्ब को निकालकर जल्दी से हमारे जाउची की तरफ फेंक देते हैं और जाउची से कहते हैं अगर तुम्हें लगता है कि तुम अपनी इतनी थोड़ी सी स्ट्रेंथ के साथ मुझे हरा सकते हो, जो कि एम्परर परफॉर्म ग्राम का मास्टर और जाओ सेक्टर का एक डिप्टी लीडर है, तो तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। तुम जाओ सेक्टर जैसे बड़े महान सेक्टर और उसके एल्डर के साथ पंगा नहीं ले सकते, तुम कभी मुझे हरा नहीं सकते। मुझे लगता है कि उनके पास जो स्पेशल ऑर्ब है जिसके अंदर पॉइजन भी है, वो इस डेसिमेटिंग पॉइजन के साथ जाउची के ऊपर अटैक करके उसको ट्रैप कर सकते हैं। तो वो अब सीधा उड़ता हुआ जाउची के पास पहुंचता है और जाउची के माथे के पास जाकर फट जाता है। वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है। मास्टर जाओ वूजी कहते हैं अगर तुम इस धमाके के साथ नहीं भी मरते, यहाँ पर बहुत ज्यादा जख्मी नहीं भी होते, अंदर से जो पॉइजनस गैस निकली है उस पॉइजनस गैस से तुम नहीं बच पाओगे। तुम इस पॉइजनस गैस से यहीं पर नीचे गिर जाओगे और पैरालाइज हो जाओगे। कि वहाँ से धमाके के हटने के बाद जाउची की तरफ दिखाते हैं। जाउची से कहता है क्या वाकई में क्या तुम्हें ऐसा लगा था कि तुम इस हीवनली डेसिमेटिंग ऑर्ब को यूज करते हुए मुझे मार सकते हो? जो हीवन डेसिमेटिंग ऑर्ब मेरे सामने बिल्कुल बेकार है, तुम्हें इसे मेरे सामने इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। तुम्हारा जाउची ऊपर की तरफ जंप करता है और अपने एम्फिरियन डांस ऑफ द फीनिक्स विंग को यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक करता है। कि मास्टर जाओ वूजी अपने पास से बाकी के सारे ऑर्ब्स को भी निकालते हैं और जाउची के ऊपर फेंक देते हैं। जाउची उसके सारे ऑर्ब्स को वहाँ पर कैच कर लेता है। अपने एम्फिरियन डांस ऑफ द फीनिक्स विंग के साथ वो मास्टर के ऊपर अटैक करता है, जिससे मास्टर वूजी पीछे की तरफ गिर जाते हैं। उनके पीछे गिरने के बाद जाउची उसी के पास से लिए हुए ऑर्ब्स को उसके ऊपर फेंक देता है और कहता है चलो देखते हैं कि ये ऑर्ब्स हमारे पर कैसे काम करते हैं। जाउची उसको मारने के बाद हीवनली बर्निंग सेक्टर वालों की तरफ देखता है और उन सभी से कहता है क्या तुम सभी लोग यहाँ पर खुद से अपनी जान लेना चाहोगे या फिर मैं तुम्हारे लिए ये काम कर दूं? जहाँ पर तुम लोगों को बहुत सारे मौके दिए, मैंने तुम्हें यहाँ से भागने का भी टाइम दिया और साथ ही तुम लोगों को मेरे सामने सबमिट करने का भी टाइम दिया। तुम सभी लोग ना तो यहाँ से भागे और ना ही मेरे सामने सबमिट किया, तो इसका मतलब यह है कि तुम सभी लोग मरना चाहते हो और बहुत ज्यादा एरोगेंट हो। आज मैं यहाँ पर तुम सभी लोगों को मार डालूंगा ताकि तुम्हारा हीवनली बर्निंग सेक्टर हमेशा के लिए खत्म हो जाए। हमारे ब्लू विंड एम्पायर में कोई भी हीवनली बर्निंग सेक्टर का नाम नहीं
नहीं लेगा। जाओची बड़ी स्पीड के साथ आगे बढ़ता है और उनके ऊपर अटैक करना स्टार्ट करता है। तो वो पैट्रियार्च को भी मार देता है जो कि पिछले एपिसोड में जिंदा बच गए थे, और साथ ही ग्रैंड मास्टर को भी मार देता है। वहाँ पर जितने भी एल्डर्स होते हैं उन सभी के ऊपर अटैक करता है। उन सभी के ऊपर अटैक करने के बाद वो ऊपर हवा में चला जाता है और अपने एम्फीरियन डांस ऑफ द फीनिक्स विंग को यूज करते हुए उनके सेक्टर में आग लगा देता है। तो सेक्टर में जितने लोग होते हैं, जितने डिसाइपल्स होते हैं, वो सभी लोग वहाँ पर जलकर मर जाते हैं। हमारा जाओची पूरे सेक्टर में तबाही मचाने के बाद नीचे उतरता है। थर्ड यंग मास्टर फैन जुईचेन वहाँ पर बैठा होता है, वो भी काफी जख्मी होता है, वो गुस्से में भी होता है। हमारे जाओची से कहता है मैं तुम्हें मार डालूंगा, जबकि हमारा जाओची उसके चेहरे पर एक थप्पड़ मारता है और उसे नीचे गिरा देता है और उसे कहता है फैन जुईचेन तुम्हें यहाँ पर अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना चाहिए, जितनी एनर्जी हो सके उतनी बचा कर रखो क्योंकि तुम्हारे काम आएगी। मैं तुम्हें यहाँ पर मारने नहीं वाला, बल्कि मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। तुम्हें मेरे पर अटैक करने की जरूरत नहीं है। लास्ट टाइम कंपटीशन के दौरान हम दोनों में फाइट हुई थी, मैंने तुम्हें वहाँ पर बड़ी आसानी के साथ हरा दिया था। यहाँ पर तुम मुझे हरा सकते हो क्योंकि इस वक्त मेरी परफॉर्मेंस एनर्जी तुम्हारी एनर्जी से बहुत ज्यादा है। तो मैं यहाँ पर कुछ भी ना करूँ और तुम्हारे सामने ऐसे खड़ा रहूं, तभी तुम मेरे सर के एक बाल को भी नहीं उखाड़ सकते। हमारा जाओची पीछे की तरफ मुड़ जाता है और फैन जुईचेन से कहता है तो मैं यहाँ पर तुम्हें जिंदा छोड़ने वाला हूँ। हिमालय बर्निंग सेक्टर में सिर्फ एक इंसान जिंदा बचेगा, वो तुम हो। इस बात को गलत मत समझना, मुझे तुम्हारे पर कोई तरस नहीं आ रहा, बल्कि मेरी आंटी ने कहा था कि तुम्हें जिंदा छोड़ना है, इसी वजह से मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूँ। मैंने तुम्हें कब का यहाँ पर बाकी सभी के साथ मार दिया होता। याद रखना, अगर तुम मुझसे बदला लेना चाहते हो तो फिर ठीक है, एक दिन स्ट्रॉन्ग होकर वापस आ जाना, मैं सारी की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाऊंगा। अगर तुम बदला लेते हुए मुझे मार भी डालो तो मुझे इस बात का जरा भी अफसोस नहीं होगा। क्योंकि फैन जुईचेन पीछे बैठा चिल्लाकर उसे कह रहा होता है सुनजी तुम यहाँ से जा नहीं सकते, तुम्हें यहाँ से जाने का किसने कहा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। साथ ही वहाँ पर बैठकर रोना शुरू कर देता है और कहता है जाओची तुम तो यहाँ से चले गए हो, लेकिन मैं तुमसे इस बात का बदला जरूर लूंगा। तुमने मेरे सारे सेक्टर के सभी लोगों को मार डाला है, सिर्फ मुझे अकेले को जिंदा छोड़ दिया है। तुम्हें मुझे जिंदा छोड़ना नहीं चाहिए था, क्योंकि अब तुम्हें देखना, अब मैं तुम्हें इससे डबल करके वापस दूंगा। और साथ ही वो सोच रहा होता है हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मैं थर्ड ब्रदर हूँ और इसी वजह से मैं हमेशा पीछे रह जाता हूँ। सभी लोग मुझे बहुत ज्यादा कम समझते हैं। अब जबकि मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेला रह गया हूँ और मेरे क्लैन के बाकी के सभी लोग मर चुके हैं, मैं अकेले जिंदा रहकर क्या करूंगा। साथ ही वो चिल्लाकर कहता है जाओची मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे से इस बात का बदला लूंगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। फैन जुईचेन अभी यहीं पर बैठा चिल्ला रहा होता है कि उसी वक्त मलबे के नीचे से उसके ग्रैंडफादर निकलते हैं और उसे इशारा करते हुए कहते हैं फैन जुईचेन बेटा मेरे पास आओ। जुईचेन उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 109 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, रीइंकार्नेटेड के एपिसोड 110 के साथ हाजिर हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। आज एपिसोड के एंड पे हमने देखा था फैन जुईचेन अकेला जिंदा बचता है क्योंकि जाओची अपनी आंटी के कहने पर उसे जिंदा छोड़कर चला जाता है। उसी वक्त उसे पता चलता है कि उसके ग्रैंडफादर भी अभी तक जिंदा है। जल्दी से भागता हुआ अपने ग्रैंडफादर के पास जाता है, उसे मलबे के नीचे से बाहर निकालता है और उसे कहता है फादर क्या आप ठीक है। ग्रैंडफादर उसे कहते हैं चैनियल मेरी बात को ध्यान से सुनो, ये एक चाबी है, इसे अपने पास संभाल कर रखना जो तुम्हारे फोर फादर्स पीछे छोड़कर गए थे। चाबी को अपनी परफॉर्मेंस एनर्जी के साथ एक्टिवेट करोगे तो तुम्हें उस लोकेशन की तरफ लेकर जाएगी जहाँ पर इसका ताला रखा हुआ है। तुम इस चाबी की मदद से उस ताले को ओपन करोगे और वहाँ पर जो कुछ भी है तुम इसको यूज कर सकते हो। चाबी के साथ जो चीज खुलेगी वो एक बहुत बड़ा टैबू है कि हमारी फैमिली के लिए भी फॉरबिडन था और कभी भी हमारे एंसेस्टर्स ने इसको यूज करने की इजाजत नहीं दी, क्योंकि उसको यूज करने पर तुम अपनी सोल को खो दोगे और तुमने अपनी सोल को खो दिया तो तुम बाकी का सब कुछ भी खो दोगे। ना सिर्फ ये बल्कि तुम पूरे के पूरे परफॉर्म स्काई कॉन्टिनेंट को भी तबाह कर दोगे। तुम्हें पता है कि हमारा हिमनली बर्निंग क्लैन अब पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है, तुम अकेले ही आखिरी मेंबर जिंदा बचे हो। मेंबर जिंदा होने के नाते तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम अपने बाकी के सारे एल्डर्स और क्लैन मेंबर्स का बदला लो। तुम सबके लिए इतना तो करोगे, क्या तुम बदला लोगे? फैन जुईचेन अपने ग्रैंडफादर के हाथ से वो चाबी ले लेता है और उनसे कहता है ग्रैंडफादर मैं आपसे वादा करता हूँ मुझे अपनी सोल को क्यों ना खोना पड़े, मुझे पूरे के पूरे स्काई परफॉर्म कॉन्टिनेंट को ही तबाह क्यों ना करना पड़े, मैं अपनी फैमिली का बदला लेकर रहूंगा। जाओची जो कि वापस जा रहा होता है, मोली उसे कहती है जाओची इस बार तुमने गलती नहीं कर दी, तुमने उस लड़के को जिंदा छोड़ दिया। तुम्हें पता है ना कि ये बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है, किसी भी इंसान को जिंदा छोड़ा जाए वो बदला लेने के लिए जरूर आएगा। हो सकता है कि फ्यूचर में वो इतना ज्यादा पावरफुल हो जाए या फिर उसके पास कोई ऐसी एबिलिटी आ जाए जिससे वो तुम्हारी जान के लिए खतरा बन जाए, तो तब तुम क्या करोगे? जाओची उसे कहता है ये बात तो मैं भी अच्छी तरह से जानता हूँ कि मुझे उसे जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि वो मुझसे बदला लेना चाहता है और उसकी विल पावर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। इसके लिए वो कुछ भी करेगा ताकि वो पावर को हासिल कर सके, चाहे उसे यहाँ पर डेविल कल्टीवेशन मेथड को ही क्यों ना यूज करना पड़े। लेकिन तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो मेरे लेवल तक नहीं पहुंच पाएगा। मोली कहती है मैं उसको महसूस कर रही हूँ, अब उसके अंदर काफी कुछ बदल चुका है, यानी कि अब वो पुराने वाला फैन जुईचेन नहीं रहा जैसे तुम जिंदा छोड़कर आए हो। नेक्स्ट सीन जाओ सेक्टर का दिखाया जाता है। जाओ सेक्टर में एक मैसेंजर आता है और जाओ सेक्टर के मास्टर से कहता है पैट्रियार्च हिमालय बर्निंग सेक्टर कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुका है, बर्निंग सेक्टर में तो कुछ भी नहीं बचा, वहाँ पर जितने भी लोग थे वो सारे के सारे मारे गए हैं, तक ग्रैंड क्लैन मास्टर, ग्रैंड क्लैन एल्डर और उनके साथ साथ 33 पवेलियन मास्टर्स और 27 एल्डर्स सारे मारे गए हैं और इनके अलावा उनके जितने भी डिसाइपल्स थे पूरे के पूरे हिमालय बर्निंग सेक्टर में जितने लोग थे वो सभी लोग मर चुके हैं। हिमालय बर्निंग सेक्टर में कोई एक मेंबर भी जिंदा नहीं बचा। हमने जिस एल्डर जाओ वूशी को भेजा था वो भी मारे गए हैं, उनका भी वहाँ पर नामो निशान नहीं बचा। पर एक एल्डर होती है वो पैट्रियार्च से कहती है पैट्रियार्च आप बताओ कि अब हमें क्या करना होगा? हमारे सेक्टर की तरफ से एक एल्डर वहाँ पर थे और वो जाओची के हेल्प से मारे गए हैं। जाओची को पता चल चुका है कि जाओ सेक्टर वालों ने वहाँ पर उन लोगों की मदद करने के लिए अपने एल्डर को भेजा था, तो हम लोग बड़ी मुश्किल में पड़ चुके हैं। पैट्रियार्च से कहते हैं अब हमें इस बारे में और ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, उनकी मदद करना ये एक अलग एक्शन था, लेकिन हमें जाओची के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए। अगर वो यहाँ पर हमसे बदला लेने के लिए आता है तो हम लोग उसके सामने कंडीशंस रखेंगे, पर मकसद यही होना चाहिए कि हम लोग उसके साथ कोई शांति समझौता कर लें। अगर यहाँ पर हमारे पास और कोई भी रास्ता नहीं बचता और हमें उसके साथ फाइट करना ही पड़ती है तो हमारे पास जितने भी ह्यूमन डेसिमेटिंग ऑब्स हैं हम उन सारे के सारे बॉम्ब्स को यूज करेंगे और अपने पूरे के पूरे जाओ सेक्टर को अपने साथ ही बर्बाद कर देंगे। हम लोग खुद ही यहाँ पर सुसाइड करेंगे जिससे वो लड़का भी हमारे साथ ही मारा जाएगा, क्योंकि हम लोग अपने जाओ सेक्टर को हिमालय बर्निंग सेक्टर की तरह तबाह होने नहीं देंगे, वो भी सिर्फ एक छोटे लड़के के हाथों से। वो सर्वेंट उनसे कहता है सर मेरे पास एक और न्यूज है, सुना है कि हिमालय स्वर्ड विला का किंग टियानजी वो भी अपने पैलेस को छोड़कर निकल चुका है, उसे कल देखा गया था हिमालय बर्निंग सेक्टर की तरफ जाते हुए। पैट्रियार्च उसकी बात सुनने के बाद सोच रहे होते हैं हिमालय स्वर्ड विला का वो बूढ़ा मास्टर बहुत ज्यादा पावरफुल है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो भी हिमालय बर्निंग सेक्टर वालों की
मदद करने के लिए जा रहा है कि वो हमेशा ही राइट के पाथ पर रहता है और हमेशा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है जब उसे कुछ इस तरह की इवल चीज दिखाई देती है। वो हीमनली बर्निंग सेक्टर में लेट पहुंचता है, वहां पर जाकर ये सारी तबाही देखता है तो मुझे लगता है कि वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएगा और उसके गुस्से को देखते हुए लगता है कि वो जुंची को बहुत ही आसानी के साथ मार डालेगा। इस तरह हमारा मसला हल हो जाएगा। नेक्स्ट सीन में हीमनली बर्निंग सेक्टर का दिखाया जाता है। तो टियानजी वहां पर पहुंच जाते हैं। जैसे वहां पर पहुंचते हैं तो वहां पर कुछ भी नहीं होता, बस एक मैदान होता है जहां पर फाइटिंग के आसार होते हैं। पर जितने भी लोग होते हैं वो सभी लोग मर चुके होते हैं। मास्टर टियानजी कहते हैं लगता है कि मुझे यहाँ पर पहुंचने में देर हो गई है। मास्टर टियानजी हमारे जाओची की तारीफ करते हुए कहते हैं इस लड़के के पास बहुत ही पावरफुल स्ट्रेंथ है, इतनी ज्यादा टेरिफाइंग स्ट्रेंथ हमारे ब्लू विंड एम्पायर को मिलती तो हमारा ब्लू विंड एम्पायर काफी ज्यादा तरक्की करता, क्योंकि हमारे पास एक बहुत ही रेयर जीनियस आ जाता। लेकिन अफसोस ये लड़का बहुत ज्यादा ईवल है, इसका दिल बहुत ज्यादा गंदा है और इसकी सोल प्योर नहीं है। वजह से अब इसको खत्म करना होगा। ये हमारे ब्लू विंड एम्पायर के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मुझे जल्दी से जल्दी इस लड़के को मारना होगा, ये और ज्यादा आगे स्ट्रॉन्ग ना बने। मास्टर टियानजी बड़ी स्पीड के साथ उड़ते हुए वापस से ब्लू विंड इंपीरियल सिटी की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट सीन में ब्लू विंड इंपीरियल सिटी का दिखाया जाता है। जाओची ब्लू विंड इंपीरियल सिटी में पहुंच चुका है और वो पैलेस की तरफ जा रहा होता है ताकि वो सीनियर सिस्टर ज़ोरो से मिल सके। वहीं पर चलता हुआ जा रहा होता है कि उसी वक्त उससे मास्टर की आवाज आती है। मास्टर टियानजी वहीं पर कई बार खड़े होकर उसे एक मैसेज भेजते हैं। वो सभी लोगों के सामने ये बात कह रही होती है। वो लोग कहते हैं जुंची तुमने अपने पर्सनल ग्रज की खातिर बुरा काम किया है, तुमने पूरे के पूरे एक सेक्टर को बर्बाद कर दिया। हमारे जित मेथड्स बहुत ज्यादा मर्सीलेस है। हमारे इस काम की वजह से ह्यूमंस के गार्ड और तुम्हारी वजह से जितने भी इंसान है वो सभी लोग तुमसे बहुत ज्यादा गुस्सा है। तुमने एक छोटे से मसले के लिए ह्यूमनली बर्निंग सेक्टर के बहुत सारे लोगों को मार डाला है। इसी वजह से ये बूढ़ा आदमी यहाँ पर तुम्हारे साथ जस्टिस करने के लिए आया है। जो कुछ भी किया है तुम्हें उसकी सजा देने के लिए जहाँ पर आया हूँ। जल्दी करो और मेरे सामने अपने आप को शो करो, वरना मैं तुम्हें ढूंढकर बहुत ही बुरी तरह से मारने वाला हूँ। पुलिस जाओची से कहती है मैंने इसकी पावर्स को सेंस किया है। ये बंदा एम्परर परफॉर्म ग्राम के 6 लेवल पर है और इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। बाकी के जितने भी मास्टर के साथ तुमने फाइट किया है ये उनसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैं इसके साथ फाइट नहीं करनी चाहिए क्योंकि तुम्हारे इससे फाइट जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है। तो जाओची मोली की बात सुनने के बाद कहता है तो तुमने कहा कि ये अपने एम्परर परफॉर्म ग्राम के 6 लेवल पर है। ऐसे लिटिल जी ने भी मुझसे कहा था कि उसके ग्रैंडपा भी एम्परर परफॉर्म ग्राम के 6 या 5 लेवल पर हो सकते हैं। मुझे लगता है कि ये हीमनली स्वर्ड वेला का मास्टर टियानजी होगा। ये हमारे लिंगजी के दादाजी होंगे। जबकि ये मास्टर यहाँ पर आ चुके हैं तो छुपने का क्या फायदा है। मुझे लगता है कि मुझे इनके पास जाना चाहिए। मैं इनको समझाने की कोशिश करूंगा। जाओची अपने लिटिल चांद के ऊपर बैठता है और उड़ता हुआ सीधा ऊपर चला जाता है। जाओची कहता है तो मैं भी तो देखूं कि हमारे ब्लू विंड एम्पायर सिटी में नंबर 1 जीनियस कौन है। जिसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है जूनियर जुंची आपके सीनियर को ग्रीट करता है। मुझे इस बात की बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि मैं आप जैसे लेजेंडरी हीमनली स्वर्ड विला के नंबर 1 जीनियस से मिल रहा हूँ। मास्टर भी जल्दी से पीछे की तरफ घूमते हैं और जाओची से कहते हैं तुम्हारा एटीट्यूड और तुम्हारा एटीट्यूड काफी ज्यादा अच्छा है और तुम्हारी स्ट्रेंथ तारीफ के काबिल है, लेकिन तुम्हारा दिल बहुत ज्यादा गंदा है और तुम्हारी सोल बिल्कुल भी प्योर नहीं है। तुम एक ईवल कल्टिवेटर हो। ये सब कुछ बहुत ही बुरा किया है। इसी वजह से अब मैं तुम्हें यहाँ पर सजा देने के लिए आया हूँ। सिर्फ एक छोटी सी बात के लिए हीमनली बर्निंग सेक्टर के 73,600 पीपल्स को मार डाला है। ये फिगर तो वाकई में बहुत ज्यादा बड़ा है। तो जाओची ने हीमनली बर्निंग सेक्टर में अकेले ही 73,600 लोगों की जान ले ली है। मास्टर टियानजी जाओची से कहते हैं आज मैं यहाँ पर हीवंस के नाम पर तुम्हें मारने के लिए आया हूँ, क्या कि मैं हीवंस के नाम पर तुमसे इस सब का बदला ले सकूं। तो जाओची यहाँ पर अपनी बात को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। जाओची उनसे कहता है हीमनली बर्निंग सेक्टर के लोग बहुत ज्यादा बुरे थे और जो भी उनके साथ हुआ है ये सब कुछ उनकी अपनी वजह से हुआ है। मैंने उनको बहुत सारे ऑप्शंस दिए थे। पिछले कई सालों उन्होंने जहाँ पर बहुत कुछ किया है। उन्होंने बहुत सारे लोगों के साथ बहुत ही बुरा किया, बहुत सारे लोगों को बुली किया, बहुत सारे लोगों के ऊपर दोष जमाते रहे हैं। तो वो यहाँ पर ये सब कुछ कर रहे थे। तब तुम कहाँ पर थे? तब तुम उनको सजा देने के लिए वहाँ पर क्यों नहीं गए? क्या उस वक्त तुम्हारी हीवंस तुम्हारे लिए डिसाइड नहीं कर रही थी कि तुम्हें किसको सजा देनी है और किसको नहीं सजा देनी? मैंने सुना है कि इंपीरियल फैमिली वाले और हीमनली बर्निंग सेक्टर वाले एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब थे। जब इंपीरियल फैमिली को उनकी जरूरत थी तो हीमनली बर्निंग सेक्टर के लोग कहाँ पर थे? वो इनकी मदद करने के लिए क्यों नहीं आए? अगर मैं यहाँ पर बीच में पड़कर एम्परर की जिंदगी बचाने की कोशिश नहीं करता तक एम्परर इनमें से किसी एक हाथ से मारे जा चुके होते। मेरी नजर में तुम्हारी हीवंस की तरफ से मुझे पनिशमेंट देना सब कुछ एक मजाक से ज्यादा कुछ भी नहीं है, इसलिए चुपचाप यहाँ से वापस चले जाओ। मास्टर टियानजी से कहते हैं चाहे तुम्हारी जुबान कितनी तेज क्यों ना चलती हो, तुम यहाँ पर कितनी एक्सप्लेनेशन क्यों ना दे लो, मैं यहाँ पर इंसाफ करने के लिए आया हूँ और तुम्हें इसकी सजा तो मिलेगी जो भी तुमने किया है। तो जाओची से कहता है मुझे नहीं लगता कि मैंने यहाँ पर तुमसे कुछ भी गलत कहा है। जो भी कहा है वो बिल्कुल ठीक है और ये भी नहीं कहा कि मुझे तुम यहाँ से जाने दो। मुझे इसकी उम्मीद नहीं है। अगर तुम हीमनली स्वर्ड विला के ग्रेट मास्टर नहीं होते और मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करता होता तो मैं अब तक तुमसे बात नहीं कर रहा था बल्कि तुम्हारे पर अटैक करता। यही बात तुम्हारी मुझको सजा देने की। तुम अकेले यहाँ पर इतने ज्यादा क्वालिफाइड नहीं हो कि तुम मुझे सजा दे सको। तुम्हें वाकई में लगता है कि मेरे पास इतने स्किल्स नहीं है कि मैं तुम्हारी जान ना ले सकूं। अतिमाना जाओची अपनी तलवार को घुमाते हुए उसके ऊपर स्ट्राइक लगाता और कहता है तो आज मैं यहाँ पर देखने वाला हूँ कि आखिर हीमनली स्वर्ड विला के नंबर 1 जीनियस की पावर कितनी है। जाओची जब अपनी तलवार को घुमाते हुए मास्टर टियानजी के ऊपर स्ट्राइक लगाता है। मास्टर टियानजी भी अपनी तलवार निकालकर अपनी तलवार को घुमाते हैं। जाओची को पता भी नहीं चलता कि कब उनकी तलवार की स्ट्राइक जाओची के बहुत ज्यादा करीब पहुंच जाती है। जाओची के कंधे के अंदर दंस जाती है। जाओची भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है कि सिर्फ एक स्ट्राइक के साथ उन्होंने उसके कंधे के अंदर अपनी तलवार को दंसा दिया। पुलिस जाओची से कहती है मुझे लगता है कि अभी भी मैंने यहाँ पर डायमेंशनल इंटरफेरेंस को महसूस किया है। लगता है कि मास्टर टियानजी की तलवारबाजी की टेक्निक इतनी ज्यादा हाई लेवल तक पहुंच चुकी है कि वो स्पेस को भी कट कर सकते हैं। हालांकि इनकी टेक्निक अभी बहुत ज्यादा लोएस्ट ग्रेड पर है, लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता कि तुम इनको हरा पाओगे। जाओची भी इस बात से काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कहता है ये बात तो वाकई में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि ये मास्टर यहाँ पर अपनी स्ट्राइक को यूज करते हुए स्पेस के अंदर भी स्टैब कर सकते हैं। मुझे वाकई में यकीन हो रहा है कि ये हीमनली स्वर्ड विला और ब्लू विंड एम्पायर सिटी के नंबर 1 जीनियस है। मास्टर ने मेरी बॉडी के ऊपर जो मुझे जख्म दिया है ये मुझे बिल्कुल भी दर्द महसूस नहीं करवा रहे, बल्कि मुझे तो इसमें फर्म महसूस हो रहा है। मैं यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल मास्टर के साथ प्रैक्टिस करने वाला हूँ। तो जाओची अपनी पावर्स को रिलीज करता है और फिर से मास्टर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जाओची यहाँ पर अपने ओवरलॉर्ड फ्यूरी मूव को यूज करते हुए मास्टर टियानजी के ऊपर अटैक करता है, जबकि मास्टर टियानजी फिर से अपनी स्वर्ड इंटेंट को रिलीज करते हुए जाओची के अटैक को ब्लॉक करते हैं। जाओची के ओवरलॉर्ड फ्यूरी को आगे बढ़ने ही नहीं देते, वो वहीं से उसके पीछे की तरफ बैकफायर कर देते हैं। जाओची अपनी तलवार के साथ उनके अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है। जाओची के हाथ से उसकी बड़ी तलवार छूट जाती है। जाओची खुद भी ग्राउंड के ऊपर नीचे गिर जाता है। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 110 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।
तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेटेड के एपिसोड 111 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था हिमालय स्वॉर्ड विला के मास्टर टियानजी हमारे जाउची के साथ फाइट कर रहे होते हैं। जाउची अपनी तलवार को घुमाते हुए उनके ऊपर एक स्ट्राइक लगाता है। ओवरलॉर्ड्स फ्यूरी मूव के साथ उनके ऊपर अटैक करता है। तो मास्टर टियानजी अपनी स्ट्राइक के साथ उसके अटैक को अवॉइड कर लेते हैं और साथ ही जाउची के हाथ से उसकी तलवार भी गिर जाती है। जाउची खुद भी ग्राउंड के ऊपर आकर नीचे गिर जाता है। टियानजी भी नीचे उतरते हैं और कहते हैं तुम तो इतने भी बुरे नहीं हो, तुमने एक्चुअली यहाँ पर मेरी 70% स्ट्रेंथ को ब्लॉक किया है। मुझे 70% पावर को यूज करना पड़ा तुम्हें हराने के लिए, इसी वजह से तुमने हिमालय बर्निंग सेक्टर को बर्बाद कर दिया। तुम्हारे पास काफी ज्यादा परफॉर्म एनर्जी है, लेकिन मुझे अब भी यहाँ पर इस बात का बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा है। तुम हमारे ब्लू विंड एम्पायर सिटी के लिए ग्रेट टैलेंट हो सकते थे, तुमने एक गलत रास्ता चूज किया। तुम बहुत ज्यादा बुरे इंसान हो, इस वजह से अब मुझे तुम्हें यहाँ पर मारना पड़ेगा। तो जैसे वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, उसी वक्त उन्हें दूर से आवाज आती है। उनका लिंक जी वहाँ पर आता है, चलाकर उनसे कहता है फादर, ग्रैंडफादर प्लीज ऐसा मत करें। वहीं पर जाउची के सामने आकर लैंडिंग करता है और अपने ग्रैंडफादर से कहता है ग्रैंडफादर आप ऐसा नहीं कर सकते, आप ब्रदर जाउची को नहीं मार सकते, ये मेरा बॉस है। इसे एक लंबे अरसे से जानता हूँ, ये बहुत ही अच्छा इंसान है। आपने इसके बारे में जो कुछ भी कहा वो बिल्कुल सच नहीं है और जो आपने सुना जो देखा वो भी सच नहीं है। मास्टर टियानजी उसे कहते हैं मैंने तुम्हें विला में रहने का कहा था, लेकिन तुमने मेरे ऑर्डर्स को फॉलो नहीं किया और यहाँ पर चले आए इस इवल लड़के को बचाने के लिए। तुम्हें नहीं पता कि इस लड़के ने क्या किया है। इसने हिमालय बर्निंग सेक्टर के 73,000 लोगों की जान ली है। यहाँ पर 10,000 बार भी मेरे हाथों से मारा जाए तब भी काफी नहीं है, बल्कि इसे तो और भी ज्यादा बार मारना चाहिए। टियानजी अपने ग्रैंडफादर से कहता है ग्रैंडफादर ये सारी इसकी गलती नहीं है, ये तो बहुत ही अच्छा इंसान है। हिमालय बर्निंग सेक्टर वालों ने इसको प्रोवोक किया, उसने उन लोगों ने इसकी फैमिली को किडनैप किया, इसी वजह से इसने ये सब कुछ किया है। ये वही बंदा है जिसको मैंने अपने बॉस के तौर पर रिकॉग्नाइज किया है। आपका पोता किसी ऐसे बुरे इंसान को अपना बॉस कैसे मान सकता है? बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा आप इसके बारे में समझ रहे हैं। अगर फिर भी आप इस लड़के को यहाँ पर मारना चाहते हैं तो मुझे भी अपने बॉस के साथ ही मरना है। मैं भी अपने बॉस के साथ ही मरूंगा, आपको मुझे भी इनके साथ मारना पड़ेगा। जाउची आगे बढ़ता है, लिंजी के कंधे पे हाथ रखते हुए उसे कहता है लिंजी तुम्हें मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। मुझे इस बात की बहुत ज्यादा खुशी हुई कि तुम यहाँ पर मेरी जान बचाने के लिए आए हो और मेरे लिए यहाँ पर तुम बात कर रहे हो। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे और ग्रैंडफादर के दरमियान में कोई मसला क्रिएट हो। वैसे भी तुम्हारे ग्रैंडफादर अभी इस लायक नहीं है कि वो मुझे मार सके। जाउची वहाँ पर अपनी पावर्स को रिलीज करता है और फिर से ग्रैंडपा के ऊपर अटैक कर देता है। साथ ही हमारा जाउची अपने पुरगाटरी गेट को भी ओपन करता है और उसकी पावर्स जबरदस्त होती है। जाउची अपने स्पेशल मूव डिस्ट्रॉइंग स्काई डेसिमेटिंग अर्थ को यूज करते हुए ग्रैंडपा के ऊपर अटैक करता है। तो ग्रैंडपा इस वक्त एक झटका लगता है। ग्रैंडपा कहते हैं ये लड़का सिर्फ 19 साल का है, ये अर्थ परफॉर्म राउंड के 7th लेवल पर है, जबकि ये इतनी ज्यादा पावरफुल एनर्जी को रिलीज कर सकता है। इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है, डायरेक्टली इस एनर्जी के साथ हिट होता तो मैं भी जख्मी हो जाता। जाउची अपने स्पेशल मूव के साथ जबरदस्त एनर्जी को रिलीज करते हुए ग्रैंडपा के ऊपर अटैक करता है। ग्रैंडपा वहाँ पर अपनी स्पेशल डोमेन को यूज करते हुए अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। उनके स्पेशल मूव का नाम हिमालय स्वॉर्ड डोमेन होता है और जाउची के अटैक को ब्लॉक कर लेते हैं और सोच रहे होते हैं यहाँ पर एक स्ट्राइक को ब्लॉक करने के लिए अपनी स्वॉर्ड डोमेन को एक्टिवेट करना पड़ा। इस लड़के ने मुझे यहाँ पर किस रेंज पर लाकर खड़ा कर दिया है कि मुझे इतनी ज्यादा पावर को यूज करना पड़ रहा है, वो भी सिर्फ एक लड़के को हराने के लिए। पर मैंने अपनी परफॉर्म एनर्जी का 40% यूज कर दिया है। फिर ये लड़का स्काई परफॉर्म ग्राम तक चला गया। मुझे नहीं लगता कि मैं इसका मुकाबला कर पाऊंगा। अभी तो ये अर्थ परफॉर्म ग्राम में है, इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए इस लड़के को आज ही और यहीं पर मारना होगा, क्योंकि कल को ये और ज्यादा पावरफुल हो जाएगा और किसी के लिए भी इसको रोकना नामुमकिन हो जाएगा। टियानजी अपनी पावर्स को यूज करते हुए एनर्जी से बनी हुई एक बड़ी सी तलवार बनाते हैं। जाउची के ऊपर अटैक करते हैं और कहते हैं अब तुम नहीं बचोगे। ये हमारा लिंजी चलाकर अपने बॉस से कह रहा था बॉस इस अटैक को अवॉइड करो, ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। जाउची सीलिंग क्लाउड्स लॉकिंग सन को यूज करते हुए अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है और अपने सामने एक बैरियर बना लेता है। मास्टर की स्वॉर्ड हालांकि बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। जाउची का बैरियर उसको थोड़ी देर तक वहाँ पर रोकर रखता है, लेकिन बाद में उसके बैरियर के अंदर भी क्रैक पड़ जाते हैं और वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है। टियानजी इस बात से काफी हैरान होती है और कहते हैं जी मेरा सबसे पावरफुल मूव था, लेकिन इस लड़के ने अपने बैरियर के साथ इसको थोड़ी देर तक ब्लॉक करके रखा। जाउची के वहाँ पर कमजोर पड़ने के बाद मास्टर टियानजी फिर से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। जैसे वो फिर से हमारे जाउची के ऊपर अटैक करते हैं, उसी वक्त जाउची के सामने एक आइस की शील्ड बन जाती है। इसकी शील्ड काफी ज्यादा पावरफुल होती है। मास्टर टियानजी साइड पर देखते हैं और कहते हैं अब ऐसा कैसे हो सकता है, इस लड़के के पास फ्रोजन आर्ट्स कहाँ से आ गई? क्या इस लड़के को फ्रोजन कल्टीवेशन टेक्निक्स भी आती हैं? फिर साथ ही वो साइड पर देखते हैं और कहते हैं नहीं ये तो एक फ्रोजन क्लाउड फेरी है। ये फ्रोजन क्लाउड की फेरी यहाँ पर क्या कर रही है? जाउची भी किंगजू को वहाँ पर देखकर काफी हैरान होता है। मास्टर टियानजी किंगजू से कहते हैं मैंने सुना था पिछले साल एक बहुत ही पावरफुल लड़की फ्रोजन क्लाउड मेडन्स की नई हेड बनी है। सिर्फ उसका टैलेंट बहुत ज्यादा एस्टोनिशिंग है, बल्कि वो खुद भी बहुत ज्यादा पावरफुल और गिफ्टेड है कि वो अभी तक सिर्फ 17 या 18 साल की है। अभी से वो एम्परर परफॉर्म राउंड के 2nd लेवल तक पहुंच चुकी है। तो पिछले साल की बात थी, अब मैं तुम्हें अपनी आंखों के साथ देख रहा हूँ तो मुझे महसूस हो रहा है तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। तुम अपनी एम्परर परफॉर्म राउंड के 4th लेवल तक पहुंच चुकी हो, हालांकि तुम सिर्फ 19 साल की हो। लगता है कि हम बूढ़े लोगों की जनरेशन अब खत्म हो चुकी है, अब तुम्हारे जैसे यंग लोगों की जनरेशन है। किंगजू उनसे कहती है सीनियर आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने यहाँ पर मेरी बहुत ज्यादा तारीफ कर दी। क्लाउड मेडन की हेड किंगजू आपको यहाँ पर ग्रीट करती है। यहाँ पर इस लड़के को आपसे बचाने के लिए आई हूँ। मुझे पता है कि इस लड़के ने आपको प्रवोक किया है, या फिर इसने जो भी किया है अब इसका बुरा होगा, इसीलिए आप इसके ऊपर अटैक कर रहे हैं। प्लीज इस लड़के को माफ कर दें और इसको यहाँ से जाने दें। हाँ तो ये बुरा है और ना ही ये कोई घटिया इंसान है, ये बहुत ही अच्छा इंसान है। मास्टर टियानजी किंगजू से कहते हैं तो तुम इस लड़के को बचाना चाहती हो, क्या ये तुम्हारी पर्सनल विश है या फिर तुम्हारा हिमालय फ्रोजन पैलेस ऐसा चाहता है? किंगजू उनसे कहती है ये मेरी पर्सनल विश तो है ही, इसके साथ साथ हमारे हिमालय फ्रोजन पैलेस की मास्टर ने भी ऑर्डर्स दिए हैं। वो चाहती है कि हम लोग इसकी जान बचाएं। मेरी पर्सनल विश इसलिए क्योंकि ये मेरा हस्बैंड है और मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपने हस्बैंड की रक्षा करूं हर तरह से जहां पर मुमकिन हो। इसने हमारे सेक्टर के ऊपर बहुत सारे फेवर्स किए हैं, इसके बहुत सारे एहसान है, इसी वजह से हम लोग जहां पर सेक्टर की तरफ से भी इसको बचाने के लिए मुझे भेजा गया है। मास्टर ने कहा है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो वो बाद में पर्सनली आपसे मिलने के लिए आएंगी। मास्टर टियानजी उनसे कहते हैं लेकिन तुम्हारे इस लड़के के क्राइम्स बहुत ज्यादा हैं, एक बहुत ही इवल पर्सन है, मैं इसको यहाँ पर जिंदा नहीं छोड़ सकता वरना ये फ्यूचर में और भी बहुत ही बुरे काम करेगा। मुझे माफ करना पर मैं तुम्हारे फ्रोजन क्लाउड पैलेस के लिए ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, ये लड़का तो आज यहाँ पर मरेगा। किंगजू जल्दी से अपनी पावर्स को रिलीज करती है और कहती है अगर आप एल्डर यहाँ पर करना चाहते हैं तो फिर आपको मेरा सामना भी करना पड़ेगा, मुझे माफ करना पर मैं यहाँ पर आपको इसको ऐसा नहीं करने दूंगी। हमारी किंगजू अपनी आइस को यूज करते हुए आइस का बना हुआ एक बड़ा सा स्नेक बना लेती है और मास्टर के ऊपर अटैक करती है, जबकि मास्टर सामने से अपनी स्वॉर्ड के साथ उसके ऊपर अटैक करते हैं। किंगजू क्योंकि एम्परर परफॉर्म राउंड के 4th लेवल पर है, इसी वजह से वो मास्टर से कम नहीं है, उसकी स्ट्रेंथ
स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा है। मास्टर अपनी तलवार से जब अटैक करते हैं तो किंगजू अपने सामने एक बड़ा सा ग्लोब बना लेती है, शील्ड बनाती है, जिसके साथ उनकी तलवार टकराती है, लेकिन वो उसको भेद नहीं पाती। मास्टर टियानजी भी इस बात से बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं ये तो तुम्हारे फ्रोजन क्लाउड आर्ट्स में से नहीं है, ये टेक्निक कौन सी टेक्निक है? मुझे लगता है कि तुमने पहले से ही फ्रोजन एंड डिवाइन आर्ट्स को भी मास्टर कर लिया है। किंगजी यहाँ पर हमें फ्रोजन एंड डिवाइन टेक्निक्स के बारे में बताता है। वो कहता है ये एक बहुत ही लेजेंडरी सीरीज है। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर बहुत सारी कल्टीवेशन टेक्निक्स हैं, इसी वजह से एंड डिवाइन आर्ट कहा जाता है और ये फॉरबिडन टेक्निक है। ऐसे तकरीबन 1000 साल पहले फ्रोजन क्लाउड पैलेस की एक मेडन ने इसी तरह की कल्टीवेशन टेक्निक को मास्टर किया हुआ था। उसने हमारे हिवली स्वर्ड विला के मास्टर को करीब करीब हरा ही दिया था। आज से पहले हमारे सेक्टर का कोई बंदा फ्रोजन क्लाउड पैलेस के लोगों से नहीं हारा। ये वाली एंड डिवाइन टेक्निक बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसी वजह से पिछले 1000 साल में कोई भी मास्टर इसको मास्टर नहीं कर पाया। मास्टर टियानजी किंगजू से कहते हैं इस टेक्निक को मास्टर करने के लिए बहुत ज्यादा पावरफुल कंप्रीहेंशन की पावर की जरूरत है, जबकि फ्रोजन क्लाउड पैलेस वालों के पास तुम्हारे जैसी एक बहुत ही पावरफुल सक्सेसर है। तो मुझे लगता है कि तुम्हारा फ्रोजन क्लाउड पैलेस बहुत ही जल्दी राइज करेगा, लेकिन फिलहाल के लिए तुम इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो कि तुम मेरा मुकाबला कर सको, इसलिए प्लीज यहाँ से चली जाओ, मैं तुम्हारे पर अटैक नहीं करना चाहता। किंगजू फिर से अपनी आइस को रिलीज करती है और कहती है मास्टर मैं अपने हस्बैंड को यहाँ से लिए बिना नहीं जाने वाली। मास्टर टियानजी भी सोच रहे होते हैं ये लड़की तो यहाँ पर से ऐसे नहीं जाएगी, ये इस लड़के को बचा कर रहेगी। ये अपना फैसला कर लिया है, तो अगर मुझे जाउची को मारना है तो फिर मुझे इस लड़की से भी डील करना पड़ेगा। कि हमारा जाउची पीछे से मास्टर टियानजी के ऊपर अटैक करता है और कहता है क्या तुम यहाँ पर मुझे इस तरह इग्नोर कर रही हो कि जैसे मैं यहाँ पर हूँ ही नहीं। हमारी ओरिजिनल फाइट तो यहाँ पर मेरे साथ हो रही है। और हमारा जाउची फिर से एक जबरदस्त रोल लगाते हुए मास्टर टियानजी के ऊपर अटैक करता है। मास्टर टियानजी अपनी तलवार को घुमाते हुए उसके अटैक को अवॉइड करते हैं, साथ ही मास्टर टियानजी भी पीछे की तरफ गिर जाते हैं। कहते हैं इस लड़के के पास तो अभी भी काफी सारी परफॉर्मेंस एनर्जी बची हुई है। जाउची अपनी वाइफ किंगजू से कहता है मेरी वाइफ किंगजू मैं यहाँ से भागने वाला नहीं हूँ, मुझे इस फास्टर मास्टर के साथ फाइट करनी है और इसको हराना है। हालांकि ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अगर हम दोनों यहाँ पर आपस में हाथ मिला लें तो हम लोग आसानी के साथ इस मास्टर को यहाँ पर हरा सकते हैं। क्या तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा है? तो किंगजू से कहती है हाँ मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है। जाउची यहाँ पर अपनी फिनिक्स ब्लड को यूज करता है। फिनिक्स ब्लड को यूज करने पर उसे फिनिक्स की पावरफुल पावर मिलती है। किंगजू से कहता है किंगजू मेरी बॉडी के अंदर जो मैंने नई पावर एक्टिवेट की है ये सिर्फ 20 सेकंड तक ही रह पाएगी, लेकिन इसके लिए मुझे यहाँ पर तुम्हारी फ्रोजन क्लाउड डोमेन की पावर की जरूरत है। क्या तुम मेरे पर एहसान करोगी? यहाँ पर फ्रोजन क्लाउड डोमेन को एक्टिवेट करो ताकि उस मास्टर को बाइंड किया जा सके और मैं उसके ऊपर अटैक कर सकूं। किंगजू से कहती है हाँ क्यों नहीं। जो सबसे पहले तो अपने आइस से बने हुए एक फिनिक्स को रिलीज करती है और साथ ही हमारा जाउची मास्टर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो दोनों मिलकर यहाँ पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। हमारा जाउची मास्टर के करीब पहुंचता है, उसी वक्त जाउची कहता है किंगजू अभी करो, अभी अपनी डोमेन को एक्टिवेट करो। किंगजू उसी वक्त अपनी फ्रोजन क्लाउड डोमेन को एक्टिवेट कर देती है और मास्टर को उसके अंदर ट्रैप करती है। मास्टर टियानजी जाउची से कहते हैं हमारी फ्रोजन क्लाउड आर्ट्स जितनी भी है ये स्वर्ड टेक्निक्स की फ्रोजन क्लाउड डोमेन्स को बहुत ही आसानी से कट कर सकती है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे इसके अंदर ट्रैप रख सकते हो? मैं एक एम्परर लेवल का मास्टर हूँ और मेरे सामने जो डोमेन की पावर बहुत ज्यादा बेकार है, तो मेरा लेवल भी इस लड़की से ज्यादा है। जाउची उसके सामने खड़ा होता है। जैसे वो डोमेन को काटते हैं जाउची हंसते हुए से कहता है क्या वाकई में क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि सारी डोमेन्स की पावर तुम्हारे सामने बेकार है? मास्टर टियानजी बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं क्योंकि उन्हें सामने ड्रैगन की बड़ी बड़ी आंखें दिखाई देती हैं। जाउची वहाँ पर अपनी ड्रैगन सोल डोमेन को एक्टिवेट करता है। ड्रैगन सोल डोमेन को जैसे वो एक्टिवेट करता है यहाँ पर हवा में एक बड़ा सा ड्रैगन अपीयर होता है। ड्रैगन सोल डोमेन क्योंकि बहुत ज्यादा पावरफुल है, वो एक डिवाइन कार्ड से आई है, तो इसी वजह से मास्टर टियानजी बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, ये एक फेक है। ये फेक ही हो, लेकिन मेरी टांगे यहाँ पर कांप रही है, मुझे इतना ज्यादा डर जिंदगी में कभी महसूस नहीं हुआ। यहाँ पर इतना ज्यादा डर महसूस हो रहा है, तो यहाँ पर जाउची से जान बचाने की भीख भी मांग सकता हूँ। मास्टर टियानजी ड्रैगन को देखने के बाद अपने घुटनों के ऊपर बैठकर वहीं पर कांपना शुरू कर देते हैं। पर हम लोग अपनी एपिसोड 111 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? रीइंकार्नेटेड के एपिसोड 112 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था लिंग जी के ग्रैंडपा जाउची के साथ फाइट कर रहे होते हैं और जाउची और किंगजू दोनों मिलकर फाइट कर रहे होते हैं। जाउची वहां पर अपनी ड्रैगन सोल डोमेन को एक्टिवेट करता है, तो ड्रैगन सोल डोमेन क्योंकि एक गार्ड की पावर है। ग्रैंडपा उस डोमेन की पावर को फील करते ही वहीं पर अपने घुटने टेक देते हैं और बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और डर के मारे कांप रहे होते हैं। ग्रैंडपा कहते हैं मैंने ऐसा पहला कभी महसूस नहीं किया कि पावर इतनी ज्यादा है कि मुझे भी अपने घुटने टेकने में मजबूर कर दिया। ऐसा महसूस हो रहा है कि मुझे इससे माफी मांगनी चाहिए। मैंने आज से पहले इस तरह का डर कभी महसूस नहीं किया। ग्रैंडपा जो कि वहां पर हताश होकर बैठ चुके हैं अपने घुटनों के पास। जाउची कहता है इसको हराना बहुत ज्यादा आसान हो चुका है। जाउची अपनी फायर को एक्टिवेट करने के बाद अपने स्पेशल मूव फॉलिंग मून सिंकिंग स्टार को यूज करते हुए ग्रैंडपा के ऊपर अटैक करता है। वो ग्रैंडपा को अपनी तलवार के साथ डायरेक्टली हिट करता है और ग्रैंडपा उड़ते हुए पीछे दूर जाकर गिरते हैं। इसी के साथ ही जाउची फिर से अपने नेक्स्ट मूव को यूज करता है। वो एम्फिरियन डांस ऑफ द फीनिक्स विंग को यूज करते हुए फिर से ग्रैंडपा के ऊपर अटैक करता है। पर वो ग्रैंडपा के ऊपर से नीचे की तरफ अटैक करता है और ये वाला अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है और इसी अटैक के साथ ग्रैंडपा का काम तमाम हो गया है। हालांकि ग्रैंडपा भी मरे नहीं है, वो बहुत ज्यादा जख्मी हो चुके हैं और दोबारा फाइट करने के लिए उठ नहीं सकते। जी भी भागता हुआ अपने ग्रैंडफादर के पास आता है और उनसे कहता है ग्रैंडपा क्या आप ठीक हैं? हमारा जाउची भी नीचे उतर आता है और अपनी फायर पावर को भी डीएक्टिवेट कर देता है। किंगजू से कहती है क्या तुम ठीक हो? जाउची उसे कहता है हाँ बिल्कुल ठीक हूँ। किंगजी अपने ग्रैंडफादर को लेकर काफी ज्यादा परेशान होता है। वो ग्रैंडफादर से कहता है ग्रैंडपा मुझे बताएं कि आप ठीक हैं? मैं उसे कहते हैं हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चलो यहाँ से चलते हैं। और साथ ही वो सोच रहे होते हैं जाउची ने मेरे पर अटैक किया, लेकिन लास्ट मोमेंट पर इसने अपनी पावर्स को कम कर दिया ताकि मेरी जान ना जाए। तो इसका मतलब ये है कि ये बुरा इंसान नहीं हो सकता। मैंने इसके बारे में जो कुछ सुना है वो गलत है। फिलहाल तो मैं इससे हार गया हूँ, लेकिन फ्यूचर में जब ये और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा इसको तो कोई भी नहीं हरा पाएगा, क्योंकि मुझे ब्लू विंड एम्पायर का नंबर 1 जीनियस कहा जाता है। अगर मैं इसको नहीं हरा पाया तो और कोई भी नहीं हरा पाएगा। लिंग जी अपने ग्रैंडपा को लेकर यहाँ से वापस चला जाता है क्योंकि किंगजी और जाउची भी वहीं पर
खड़े होते हैं। किंगजू जाओची से कहती है तुम्हें क्या हुआ, क्या तुम ठीक हो? जी कहता है हम बिल्कुल ठीक हूँ, बस मेरी कुछ ज्यादा ही परफॉर्मेंस एनर्जी वेस्ट हो गई है और साथ ही वो वहीं पर गिर जाता है। साथ ही बेहोश होने से पहले वो किंगजू से कहता है किंगजू मेरी बीवी प्लीज यहाँ से जाना मत, मुझे अगले कुछ दिनों तक तुम्हारी जरूरत रहेगी ताकि तुम मुझे प्रोटेक्ट कर सको क्योंकि मेरी एनर्जी वेस्ट हो चुकी है और मैं कुछ दिनों तक बेहोश रहने वाला हूँ। किंगजू उसे उठाकर ब्लू विंड इंपीरियल पैलेस में ले जाती है। जबकि यहीं से नेक्स्ट सीन साउथ सेक्टर का दिखाया जाता है। साउथ सेक्टर के पैट्रियार्च अपनी कुर्सी पर बैठे होते हैं। जबकि एक सर्वेंट उनके पास आता है और उनको सारी बात बताता है। इस बात से बहुत हैरान होते हैं और कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है। जाओची और फ्रोजन क्लाउड पैलेस की किंगजू उन दोनों ने आपस में हाथ मिलाकर ग्रैंडपा को हरा दिया और उसके बाद या किंगजू को अपने साथ लेकर ब्लू विंड इंपीरियल पैलेस में चली गई है। साउथ सेक्टर के पैट्रियार्च सोच रहे होते हैं क्या फ्रोजन क्लाउड की मेडन या किंगजू ने वाकई में उनकी स्पेशल डिवाइन आर्ट को मास्टर कर लिया है। कुछ बात वाकई में सच है और उस लड़की ने फ्रोजन एंड डिवाइन आर्ट्स को मास्टर कर लिया है तो फिर तो मेरे फादर भी इसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे, वो मेरे फादर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। इसलिए अगर हम लोग जुंची को मारना चाहे तो हम लोग उस लड़की के वहाँ पर होते हुए जुंची के ऊपर अटैक करके इसको नहीं मार सकते। फिलहाल के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, हमें जाओची के साथ अच्छी बनाकर रखनी होगी। एक्टर पैट्रियार्च जल्दी से अपने मुलाजिमों से कहते हैं चलो जल्दी से ये काम करो जो मैं तुम्हें कहने वाला हूँ। वो उनसे कहते हैं मेरे लिए कुछ पर्पल वेन हीवन क्रिस्टल्स को इकट्ठा करो, अलावा पर्पल जेड गोल्डन स्केल के ऑइंटमेंट्स को भी इकट्ठा करो, स्कारलेट ईगल परफॉर्म क्रिस्टल्स लेकर आओ। तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीजें बताते हैं जो कि बहुत ज्यादा स्पेशल होती हैं और साथ ही वो उनसे कहते हैं अपने साउथ सेक्टर में जाकर देखो खूबसूरत लड़कियां जो कि 20 साल से कम उम्र की हो यानी कि 18 और 20 के दरमियान में हो, वो बहुत ज्यादा खूबसूरत होनी चाहिए। ऐसी 3-4 लड़की को इकट्ठा करो और मुझे बाकी की सारी चीजें जो मैंने तुम्हें बताई हैं इन सभी को गिफ्ट्स में पैक करने के बाद जाओची के पास भिजवा दो, इन्हें इंपीरियल पैलेस में भिजवा दो। जाओची के होश में आने से पहले ये चीजें वहाँ पर पहुंच जानी चाहिए। हम लोग जाओची को ऑफेंड नहीं कर सकते तो कम से कम वो लोग उसको गिफ्ट भिजवाकर ये तो साबित कर सकते हैं कि हम लोग उसके खिलाफ नहीं है और ना ही उसके खिलाफ जाना चाहते हैं। नेक्स्ट सीन कुछ दिनों के बाद का दिखाया जाता है। जाओची इंपीरियल पैलेस के बेड के ऊपर आराम से लेटा होता है, वो अपनी आंखें खोलता है। किंगजू से कहती है तो फाइनली तुम उठ ही गए, चलो ठीक है मैं बाकी सभी को बुला कर लाती हूँ। उसे देखते ही कहता है किंगजू मेरी बीवी तुम कहाँ पर जा रही हो, जरा रुको, तुम ऐसे नहीं जा सकती, मेरे पास रुको। उसकी बात सुनने के बाद वापस उसके पास आ जाती है तो जाओची ठगियों की तरह अपनी बीवी से लिपट जाता है और उसे कहता है किंगजू तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लो। किंगजू उसकी बात सुनने के बाद अपनी आंखें बंद करती है तो जाओची यहाँ पर मौके का पूरा फायदा उठाने की कोशिश करता है। वो उसे कहता है मैं तुम्हें किस करने वाला हूँ। वो जैसे उसके करीब पहुंचता है किंगजू उसे पीछे की तरफ धक्का दे देती है। चाहे बाहर कितना ही मुंह क्यों ना मार ले लेकिन इसकी बीवी इसको जरा भी घास नहीं डालने वाली। पता नहीं वो कब दिन आएगा जब इसकी बीवी इसके साथ होगी। जाओची इस बात से काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। किंगजू से कहती है जी तुम क्या कर रहे हो, तुम अब जाग गए हो, मैं बाकी सभी को जाकर बुला कर लाती हूँ। और वो बाहर चली जाती है। जबकि हमारा जाओची सोच रहा होता है ये लड़की पता नहीं कब पिघलेगी। लगता है कि मेरा पहले वाला प्लान ही ठीक था, अब बस इंतजार करो, जब मैं स्काई परफॉर्म ड्राम में पहुंच जाऊंगा तो मेरी स्ट्रेंथ इतनी हो जाएगी कि मैं एम्परर परफॉर्म ड्राम के बंदे को दस्ती जमीन पर गिरा सकता हूँ और उसके बाद देखना मैं तुम्हें जरूर किस करूंगा और तुम मुझे रोक भी नहीं पाओगी। तो थोड़ी देर के बाद लिटिल आंटी भागती हुई अंदर आती है और वो बहुत ज्यादा खुश होती है। वो जाओची से कहती है शुक्र है तुम्हें होश आ गई। जाओची उसे कहता है लिटिल आंटी तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तो बस परफॉर्म एनर्जी के वेस्ट होने की वजह से बेहोश हो गया था और कुछ भी नहीं है, अब मैं बहुत ही जल्दी दोबारा से रिकवर कर जाऊंगा, कुछ और दिनों की रेस्ट में बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। ग्रैंडफादर उसे कहते हैं तो तुम्हें यहाँ पर ज्यादा टफ बनने की जरूरत नहीं है, जब तक कम्प्लीटली रिकवर नहीं हो जाते बिस्तर के ऊपर पड़े रहो। जाओची अपने ग्रैंडपा से कहता है ग्रैंडपा आपको तो अच्छी तरह से पता है कि मेरी बॉडी की रिकवरी एबिलिटीज कितनी ज्यादा बढ़ चुकी हैं, बॉडी के ऊपर जितने भी जख्म थे वो सारे तो पहले हील हो चुके हैं। फिर वो ग्रैंडपा से कहता है ग्रैंडपा मुझे बताएं जितने दिन मैं जहाँ पर था और आप मुझसे पहले जहाँ पर आए थे आगे लोगों ने आपके साथ अच्छे से बर्ताव किया या नहीं, यानी कि आपको रहने के लिए कुछ अच्छा मिला या नहीं। ग्रैंडपा उसे कहती है जहाँ पर तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा महसूस हो रहा है, तो हमेशा से इंपीरियल कैपिटल को विजिट करना चाहता था लेकिन कभी मौका ही नहीं मिला और तुमने देखो जरा तुम्हारी वजह से मुझे यहाँ पर इंपीरियल पैलेस के अंदर रहने का मौका मिल गया है, जहाँ तक कि एम्परर के साथ भी मैं रोजाना मिलता हूँ और उनके साथ बात भी करता हूँ। एम्परर वाकई में बहुत ज्यादा अच्छे इंसान है, उन्होंने हमें यहाँ पर बहुत ही अच्छे से वेलकम किया और हमारे लिए बैंक्वेट पार्टी भी दी। एम्परर भी वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं मैं ब्रदर जाओ के साथ वाकई में बहुत ही अच्छा वक्त गुजार रहा हूँ और हम दोनों काफी अच्छे से बातें करते हैं और गप्पे भी लगाते हैं। जबकि ज़ूरो भी उसके पीछे खड़ी होती है। ज़ूरो अपने फादर से कहती है फादर आपको ग्रैंडपा जाओ को इस तरह नहीं कहना चाहिए, उनको ब्रदर कैसे कह सकते हैं, वो तो हमारे जाओची के ग्रैंडपा है, आपको उनको सीनियर कहना चाहिए। एम्परर अपनी बेटी से कहती है हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, इस बार में भूल ही गया था, तो फिर मैं ब्रदर जाओ को ब्रदर जाओ नहीं बल्कि मैं उसको सीनियर जाओ कहता हूँ। ग्रैंडपा एम्परर से कहते हैं नहीं सबकी जरूरत नहीं है, आप एम्परर हैं, आप मुझे सीनियर कैसे कह सकते हैं, जो ब्रदर ही कह सकते हैं। ज़ूरो आगे बढ़ती है और जाओची से कहती है जूनियर ब्रदर फाइनली तुम्हें होश आ ही गई, अभी भी तुम्हारी बॉडी काफी ज्यादा वीक होगी, अभी तुम आराम करो, बिस्तर के ऊपर लेट जाओ, कुछ दिन और आराम करो उसके बाद उठना। जाओची उसे कहता है प्रिंसेस तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं भी एक सख्त लौंडा हूँ, मैं इतना भी नरम नहीं हूँ। जबकि एम्परर पीछे से हंसते हुए कहते हैं इस लड़के ने हमारे हिमली स्वर्ड विला के नंबर 1 जीनियस को हरा दिया है, तो मैं तो इसके लिए बिल्कुल भी परेशान नहीं हूँ कि ये ठीक है या नहीं, ये तो बिल्कुल ठीक है, इसलिए बेटी तुम्हें भी इसके लिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। साथ ही जहाँ पर एम्परर ज़ूरो का सारा पोल खोल देते हैं, वो कहते हैं तुम तो पिछले कई दिनों से सोई भी नहीं हो, बार बार जहाँ पर आकर इसको चेक करके जाती हो, घंटे के बाद तुम जहाँ पर इसको देखने के लिए चली आती हो कि इसे होश आई या नहीं, जहाँ तक पिछले कुछ दिनों से तुमने खाना भी नहीं खाया। ज़ूरो वहाँ पर शर्मिंदा हो रही होती है, अपने फादर से कहती है फादर आप ये सारी बातें यहाँ पर कैसे कर सकते हैं। जाओची उन लोगों से कहता है तक मैं यहाँ पर बेहोश था, कहीं यहाँ पर कुछ ऐसा तो नहीं हुआ जिससे आप लोग मुश्किल में पड़ गए हो, किसी ने यहाँ पर आकर मेरे ऊपर अटैक करने की कोशिश तो नहीं की। पैलेस चीफ डोंगफेंग से कहते हैं मैं भी इस बारे में काफी ज्यादा परेशान था, मुझे भी लगा था कि बहुत सारे लोग तुम्हारे पर अटैक करने के लिए यहाँ पर आएंगे जबकि तुम बहुत ज्यादा वीक कंडीशन में हो, यहाँ पर बेहोश हो, इसी वजह से हम लोगों ने पूरी तैयारी की हुई थी, सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। हालांकि बहुत सारे ऐसे पावरफुल सेक्टर्स हैं जो तुम्हारे लिए यहाँ पर गिफ्ट भिजवा रहे हैं, बहुत सारे सेक्टर्स तुम्हारे साथ हाथ मिलाना चाहते हैं, यहाँ तक कि जाओ सेक्टर वालों ने भी गिफ्ट भिजवाए हैं। जाओ सेक्टर वालों के गिफ्ट तो वाकई में बहुत ज्यादा प्रेशियस है, उन्होंने बहुत सारा पैसा तुम्हारे ऊपर लगा दिया है। ज़ूरो जाओची से कहती है हाँ मैंने उनके गिफ्ट को देखा है, उनके गिफ्ट वाकई में बहुत ज्यादा अच्छे हैं, ना सिर्फ उनके गिफ्ट अच्छे हैं बल्कि उन्होंने साथ में 3 खूबसूरत लड़कियों को भी भेजा है और वो सारी की सारी 18 साल की और बहुत ज्यादा खूबसूरत है, बिल्कुल प्योर और किसी ने उनको टच भी नहीं किया। जबकि लिटिल आंटी ये बात सुनते ही जेलस हो जाती है और कहती है ऐसी कैसे कह सकती हो कि वो बहुत ज्यादा खूबसूरत और प्योर है, प्रिंसेस तुम्हारे और मुझसे ज्यादा तो खूबसूरत नहीं हो सकती, वो बिल्कुल बेकार है, जाओची तुम्हें उनको देखने की जरूरत भी नहीं है, इसलिए वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं
नहीं है। जाओची उसकी बात सुनने के बाद कहता हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, वो लड़कियां चाहे कितनी खूबसूरत क्यों ना, वो मेरी लिटिल आंटी और जूनियर सिस्टर प्रिंसेस की जैसी तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती। लिटिल आंटी से कहता है लिटिल आंटी अगर आप चाहो तो मैं उन सारी खूबसूरत लड़कियों को तुम्हारी नौकरानियां बना सकता हूँ, वो सारी जिंदगी तुम्हारी खिदमत करेंगी। एम्परर जाओची से कहते हैं जाओ सेक्टर के जितने भी गिफ्ट्स हैं उन सभी गिफ्ट्स को यहाँ पर जाओ सेक्टर के ग्रेट एल्डर जाओ बोजू ने खुद भिजवाया है और वो यहीं पर है, वो यहाँ से गया ही नहीं, वो तुमसे मिलना चाहता था इसी वजह से वो यहीं पर रुका हुआ है, हमने उसे गेस्ट बनाकर गेस्ट रूम में रुकवा दिया है, तुम उससे मिलना चाहो तो उससे मिल सकते हो, क्या तुम उससे मिलना चाहोगे या फिर मैं उसे यहाँ से भिजवा दूं? जी कहता हाँ क्यों नहीं, मैं तो उससे जरूर मिलना चाहूंगा, जबकि उन लोगों ने इतनी दूर से मेरे लिए इतने कीमती गिफ्ट भिजवाए हैं तो मुझे तो उनको पर्सनली मिलकर थैंक यू बोलना चाहिए। पर उसे कहते हैं मुझे अच्छी तरह से पता है कि जाओ सेक्टर वालों के साथ तुम्हारा क्या झगड़ा है, इसलिए उनके साथ तुम जो भी करना चाहो वो तुम अपनी मर्जी से कर सकते हो, मैं सारे मसले में बिल्कुल भी इंटरफियर नहीं करूंगा। साथ ही एम्परर आगे बढ़ते हैं और कहते हैं लेकिन एक बहुत बड़ा मसला है जिसको लेकर मैं दिन और रात हमेशा परेशान रहता हूँ। और वो चमकती हुई आंखों के साथ अपनी बेटी के पास आकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं जैसा कि तुम्हें पता है कि कैंगजू मेरी इकलौती बेटी है, तुमने कई बार मेरी बेटी की जान बचाई, ना सिर्फ मेरी बेटी की बल्कि मेरी भी जान बचाई है, आज हम लोग तुम्हारी वजह से यहाँ पर खड़े हैं जहाँ पर भी हैं, सब कुछ तुम्हारी वजह से है। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी और आखिरी ख्वाहिश यही है कि मेरी बेटी जल्दी से शादी कर ले, वो भी किसी ऐसे इंसान के साथ जिसे वो बहुत ज्यादा पसंद करती है, और तुम दोनों को देखकर तो लगता है कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो और तुम दोनों एक दूसरे के हस्बैंड वाइफ बनने के लायक हो, तो क्यों ना तुम दोनों यहाँ पर शादी कर लो। और मुझे इस बात का जरा भी पछतावा नहीं होगा और मैं बिना किसी पछतावे के मर सकता हूँ। दोनों अपने फादर से कहती है फादर आप अचानक से इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं, कि हमारा जाओची उसका हाथ पकड़ लेता है, यानी सीनियर सिस्टर का हाथ पकड़ लेता है और उसे कहता है एम्परर आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं और आपकी बेटी हम दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं और ये हम दोनों का अपना फैसला है, तो आपको मुनासिब लगे हम लोग वैसे ही करेंगे, हम दोनों शादी जरूर करेंगे। जाओची यहाँ पर एम्परर से कहता है एम्परर अगर आपको इस बात से कोई एतराज ना हो, सीनियर सिस्टर इसको भी इस बात से कोई एतराज ना हो, तो मैं अपनी बाकी की सारी जिंदगी इसके साथ गुजारना चाहूंगा, मैं इसके साथ शादी करना चाहूंगा, अगर आपकी इजाजत हो तो हम लोग जिस दिन आप चाहें हम लोग उस दिन शादी की रस्म को पूरा करेंगे। यहाँ पर हमारे जाओची ने सिस्टर ज़ूरो को शादी का प्रस्ताव दे दिया है, हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारे जाओची की शादी हो जाएगी फिर कुछ और मुश्किल आने वाली है। तो यहीं पर एपिसोड 112 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।